वर्णन। युवा चेन जियांग का एक देवी और दानवनी से एक भाग्यशाली मिलन हुआ और उन्हें उनकी अद्वितीय विरासत, दिव्य नाड़ियां, परम युद्ध कलाएं और पालौकिक रसायन विद्या की तकनीकें प्राप्त हुई, जिससे उन्हें अपनी साधना यात्रा में आसानी हुई। भूख लगने पर वह नाश्ते के रूप में खाने के लिए कुछ आत्मा की गोलियां परिष्कृत करता है। अकेलेपन में वह देवियों के साथ इश्कबाजी करता है। ऊब होने पर वह उन युद्ध कलाकारों को छेड़ता है जो आत्मा की गोलियां मांगने आते हैं, और थक जाने पर वह अपनी सुंदर पत्नियों से मालिश करवाता है। अध्याय 001 नर्क आत्माघास। अध्याय 001 नर्क आत्माघास। आकाश में बिजली चमक उठी और काले बादल छा गए। तेज बारिश होने वाली थी। वोहू शहर के अंदर चेन जियांग ने आसमान की ओर देखते हुए खुद से कहा, मैं अब और देरी नहीं कर सकता। अगर मुझे जल्द ही कोई अच्छी आत्मा जड़ी बूटी नहीं मिली तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। चेन जियांग इस साल 16 साल का हुआ था और उसकी कद काठी भी अपनी उम्र के दूसरे लोगों से ज्यादा मजबूत थी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर और जवान था, उसकी आंखों में एक परिपक्वता का भाव था जो उसकी उम्र के दूसरे लोगों में नहीं था। हालांकि उनके दादा चेन परिवार के कुलपिता थे। चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक शिराएं न होने के कारण उन्हें अपने लिए जड़ी बूटियां खुद चुननी पड़ती थीं। आध्यात्मिक शिराओं के अभाव का अर्थ था कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ थे। बचपन से ही वह लगन से अपने शरीर को प्रशिक्षित करते रहे थे और गुप्त रूप से प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते थे। एक बार तो उन्होंने एक बाघ जैसे जानवर से भी युद्ध किया था। हालांकि वह युवा थे, लेकिन चेन जियांग ने जीवन और मृत्यु के जितने अनुभव सहे थे, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति उनके साथियों की मानसिक स्थिति से कहीं अधिक सुदृढ़ थी। चेन जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तूफान आने वाला है। क्या तुम सच में इस मौसम में बाहर रहना चाहते हो? एक बूढ़ा प्रबंधक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। चेन जियांग की रोजाना की कड़ी मेहनत देखकर बूढ़ा प्रबंधक उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसकी आंखों में एक हल्का सा अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। चेन जियांग ने 6 साल तक कड़ी मेहनत की और हर दिन अभ्यास किया, लेकिन वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही अटका हुआ था। चेन परिवार के अन्य सदस्य, जो उसकी ही उम्र के थे, पहले ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके थे और कुछ तो 5वें स्तर तक भी पहुंच गए थे। ये सब इस वजह से था कि उसके पास कोई आध्यात्मिक शिराएं नहीं थीं। इसलिए परिवार उसे कोई महत्व नहीं देता था और उसे चेन परिवार के एक साधारण सदस्य की तरह ही माना जाता था। हालांकि उनमें आध्यात्मिक शिराओं का अभाव था, फिर भी वे इससे कभी निराश नहीं हुए और लगन से खुद को प्रशिक्षित करते रहे। प्रशिक्षण के प्रयास की प्रक्रिया ने उन्हें उपलब्धि का एहसास दिलाया। बूढ़ी माँ, मैं तो बस कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने जा रहा था। चेन जियांग हंसा और दौड़कर बूढ़े प्रबंधक के पास गया, जिसने आह भरकर अपना सिर हिलाया। ये बेकार है क्योंकि तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक शिराएं नहीं है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। चेन जियांग ने अपने पूरे जीवन में ऐसे शब्द सुने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ता से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेंगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों के पास आया। जियांग एर, क्या तुम सच में इस मौसम में बाहर जा रही हो? चेन जियांग ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, पिताजी, तूफान मेरे लिए जड़ी बूटियां चुनने का एक अच्छा मौका है क्योंकि वहाँ कोई भी उन्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति चेन जियांग के पिता चेन तियानहू थे, जो एक बहुत प्रसिद्ध और प्रखर साधक थे और चेन परिवार के कुलपिता के पद के लिए सबसे होनहार उम्मीदवारों में से एक थे। हालांकि उनका बेटा कुछ हद तक अपंग था, फिर भी उन्होंने चेन जियांग को हमेशा प्रोत्साहित किया और समय समय पर उसे कीमती गोलियां दी। दुर्भाग्य से गोलियों का चेन जियांग पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ चेन तियानहू ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए चेन जियांग की ओर एक छोटा सा बॉक्स फेंका। चेन जियांग ने बिना देखे ही डिब्बा ले लिया क्योंकि उसे पता था कि उसमें एक गोली है। वह मुस्कुराया और बोला, पापा, शुक्रिया। अब मुझे उन मुर्गियों को चुराने की जरूरत नहीं है जिन्हें बूढ़ी माँ ने अपनी सेहत के लिए पाला था। इस टिप्पणी से स्टीवर्ट का माथा ठनका। उसे नहीं पता था कि उसकी मुर्गियों को निशाना बनाया गया है। चेन जियांग को जाते हुए देखकर चेन तियानहू बस एक आह ही भर सका, क्योंकि हालांकि चेन परिवार में उसका बहुत ऊंचा दर्जा था, लेकिन गोलियों के प्रबंधन के प्रभारी बुजुर्ग बहुत सख्त थे। क्योंकि गोलियां साधना के लिए अनमोल संसाधन थीं और इसलिए वह उनमें से कुछ ही चेन जियांग के लिए बचा पाया। दुर्भाग्य से उनका चिकित्सीय प्रभाव वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम थी कि चेन जियांग पर असर नहीं कर सकते थे। कौन पिता अपने बेटे के जीवन में सफल होने की उम्मीद नहीं करता? चूंकि चेन तियानहू के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह बस चेन जियांग के लिए कुछ गोलियां खरीद सकता था और अच्छे की उम्मीद कर सकता था। अमर शैतानी चट्टान। यह एक बहुत ही वीरान जगह थी और उस समय एक नंगी छाती वाला किशोर चट्टान से नीचे उतर रहा था। भारी बारिश के बीच चेन जियांग सचमुच चट्टान से नीचे उतर रहा था। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि अमर शैतानी चट्टान बहुत गहरी थी और एक प्रकार की काली क्यूई से भरी हुई थी जिससे मौत का आभास होता था। इसलिए बहुत से लोग इस जगह के पास जाना भी नहीं चाहते थे। फिर भी चेन जियांग जड़ी बूटियां लेने यहाँ आया था और धीरे धीरे खाई में उतरता हुआ तल की ओर बढ़ रहा था। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलता तो वे उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ाते। ऐसी जगह जहाँ पक्षी भी बीप नहीं करते, जो हमेशा मृत्यु ऊर्जा से भरी रहती है, वहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए आदर्श स्थान होने की कल्पना करना कठिन था। बेशक चेन जियांग मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि यह अमर शैतान चट्टान
कई वर्षों से मौजूद थी और हमेशा मृत्यु क्यूई से भरी हुई थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस निर्जीव स्थान पर कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चेन जियांग वास्तव में ऐसा नहीं मानता था, क्योंकि वह जानता था कि जब चीजें चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं, तो उस चरम सीमा के अस्तित्व का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और वह मानता है कि यह शाश्वत मृत्यु ऊर्जा एक पौराणिक आध्यात्मिक जड़ी बूटी के कारण उत्पन्न होती है। नरक आत्मा घास। हालांकि यह आत्मा जड़ी बूटी सुनने में बहुत घातक लगती थी, लेकिन असल में यह एक बहुत ही अजीब जड़ी बूटी थी जो मृत कंकाल में भी मांस उगा सकती थी। यह आमतौर पर प्राचीन युद्ध क्षेत्रों या कब्रिस्तानों में उगती थी, जहां मृत्यु क्यू प्रचुर मात्रा में होती थी। काली क्यूई सिर्फ बरसात के दिनों में ही डूबती थी, और यह सब बारिश की वजह से ही होता था। इसी वजह से चेन जियांग गहरी खाई में नीचे देख पा रहा था। वह इस जगह में और भी गहराई तक जाना चाहता था ताकि वह नर्क स्पिरिट ग्रास की खोज कर सके। वह अपने लिए नरक आत्मा घास नहीं चाहता है, लेकिन यदि उसे ये पवित्र जड़ी बूटी मिल जाए तो वह इसे कई कीमती गोलियों के बदले में बेच सकता है, जिससे वह अपनी वर्तमान दुर्दशा से मुक्त हो सकेगा और जबरदस्त ताकत हासिल कर सकेगा। चेन जियांग पर लगातार बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था, और चट्टान के किनारे की चट्टानें भी बहुत फिसलन भरी हो गई थीं। वह बहुत सतर्क हो गया और गिरने से बचने के लिए सावधानी से चट्टान से नीचे उतरने लगा। कोई नहीं जानता था कि अमर शैतानी चट्टान के नीचे क्या है, और बहुत से लोग नीचे तो गए थे, लेकिन वापस ऊपर चढ़ने वालों की संख्या 0 थी। नीचे गिरने का मतलब था मौत। 2 घंटे बीत चुके थे और बारिश जारी थी। चेन जियांग कई सालों से व्यायाम कर रहा था, और सिर्फ अपने मजबूत शरीर के सहारे वह कई दर्जन फीट गहरी खाई में उतर गया था। चेन जियांग ने अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और एक अच्छा अस्थायी आश्रय ढूंढ लिया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नर्क स्पिरिट ग्रास। चेन जियांग उत्साह से चिल्लाया। नीचे देखते ही उसे सफेद तिल के केक जैसी कोई चीज दिखाई दी। उसे पूरा यकीन था कि यही पौराणिक नर्क स्पिरिट ग्रास है। पूरी घाटी काली मृत्यु क्यूई से भरी हुई थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि नरक आत्मा घास और चट्टान का रंग एक जैसा था, जिससे इस जड़ी बूटी को पहचानना बहुत कठिन हो गया था। हालांकि चेन जियांग बहुत उत्साहित था, फिर भी उसने खुद को शांत किया और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक पल के लिए आराम किया। कुछ ही देर में चेन जियांग उस नरकीय आत्मा घास के पास पहुंच गया। उसने अपनी लाल नीली और कटोरे के आकार की सफेद नरकीय आत्मा घास को देखा। वह नरकीय आत्मा घास से निकल रही प्रबल जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। चेन जियांग ने एक हाथ से हेल स्पिरिट ग्रास उठाया। उसने अनुमान लगाया कि यह हेल स्पिरिट ग्रास 1000 साल से भी ज्यादा समय से उग रही है। इसे नीलामी में बेचने पर उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। चेन जियांग ने स्पिरिट घास उठाई, उसे अपने स्टोरेज पाउच में रखा और फिर मुस्कुराया। हा, अब समय आ गया है कि इस डैडी की नमकीन मछली असफलता से उबरकर उठ खड़ी हो। जब तक वह इस हेल स्पिरिट ग्रास को बेचने में सक्षम है, वह बहुत सारी अच्छी रैंक की गोलियां खरीदने में सक्षम होगा। फिर वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी और चेन जियांग इस समय बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने विशाल चट्टान की तलाश जारी नहीं रखी, बल्कि वापस ऊपर चढ़ने का फैसला किया। आखिरकार उसकी ताकत बहुत सीमित थी और ऊपर चढ़ना बहुत कठिन और खतरनाक काम था। आधे घंटे से ज्यादा चढ़ाई के बाद अचानक चट्टान कांपने और हिलने लगी। चेन जियांग का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर देखते ही उसने देखा कि चट्टान से कई छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। जैसे जैसे वे खाई में गिरते गए, कांपती चट्टान और भी जोर से हिलने लगी। अरे, मुझे आखिरकार हेल स्पिरिट ग्रास मिल ही गया, और ये हो गया। हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? चट्टान के अचानक हिलने से चेन जियांग बुरी तरह कोसने लगा। वह शांत रहना चाहता था, इसलिए उसने खुद को ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर टिकाए रखा, वरना सदमे से नीचे गिर जाता। झटके लगातार तेज होते गए और चेन जियांग धीरे धीरे निराशा में डूबता गया। उसने फिर ऊपर देखा तो एक विशाल चट्टान का टुकड़ा उसकी ओर गिर रहा था। उसी समय वह चट्टान जो उसने पकड़ी हुई थी टूटने लगी। भगवान, मुझे अभी नर्क आत्मा घास मिली है, लेकिन अब आप मुझे नर्क में ले जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ बकवास कर रहे हैं? चेन जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप दे दिया। लेकिन इस बार काली क्यूई ऊपर उठने लगी और चेन जियांग ने जो चट्टान पकड़ी थी वह टूट गई। चेन जियांग का शरीर काली क्यूई से भरे रसातल में गिर गया और अनिच्छा से उसकी आवाज में चीख निकल गई। अज्ञात समय बीतने के बाद चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने रसातल में प्रकाश देखा, और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ पानी मौजूद था। वह सांस भी ले पा रहा था। चेन जियांग सतह पर तैरता हुआ आया और उसने देखा कि वह वर्तमान में एक सफेद आभा से चमकते हुए तालाब में था। चेन जियांग को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उससे कुछ ही दूरी पर लंबे बालों वाली 2 खूबसूरत लड़कियां जमीन पर बैठी थीं, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये दोनों दिव्य सुंदरियां नग्न थीं। उनके 2 बेदाग और बेदाग शरीर उसके सामने पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के चेहरे, जो बेहद बारीकी से तराशी गई जैड की मूर्तियों जैसे थे, बिल्कुल साफ थे। उनमें जरा भी दोष नहीं था। उनकी 2 चोटियां बहुत ऊंची थीं और उनकी कमर पतली और चिकनी थी। वे खूबसूरत और मनमोहक थीं। चेन जियांग ने पहली बार उन जैसी खूबसूरत महिलाओं को देखा था। उस सुगंधित और मनमोहक दृश्य का चेन जियांग पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह स्तब्ध रह गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसकी धड़कनें और सांसें मानो रुक सी गईं।
दोनों लड़कियां झुकी हुई एक दूसरे को देख रही थीं। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें चेन जियांग मिल गया, लेकिन उन्होंने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और ये देखकर चेन जियांग को बहुत बुरा लगा क्योंकि दोनों सुंदरियों ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। कुछ देर की लापरवाही के बाद चेन जियांग आखिरकार देख पाया कि दरार टूट रही थी। वहाँ कई दरारें और गड्ढे दिखाई दे रहे थे। जमीन पर टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे और टूटे हुए पत्थरों के साथ साथ सफेद रेशम के टुकड़े भी बिखरे पड़े थे, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि यहाँ कोई युद्ध हुआ था। उसने अनुमान लगाया कि ये दोनों लड़कियां ही युद्ध का कारण थीं, जिसके कारण उनके कपड़े फट गए थे। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि ये दो तेजस्वी और आकर्षक लड़कियां इस रसातल में क्यों लड़ रही थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि ये दोनों महिलाएं काफी दुर्जेय थीं और उनकी ताकत उसके ज्ञान के दायरे से परे थी, जो पृथ्वी को हिलाने और अपनी शक्ति से पहाड़ों को हिलाने में सक्षम थीं। ये दोनों मेरी इस मुसीबत की वजह हैं। इन्होंने चट्टान हिला दी और मुझे यहाँ गिरा दिया, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी किस्मत अच्छी रही और मैं मरा नहीं। चेन जियांग गुस्से में था, लेकिन साथ ही उसे इन दो रहस्यमयी लड़कियों के बारे में जानने की उत्सुकता भी थी। चेन जियांग धीरे धीरे दोनों महिलाओं की ओर चला। उनके निर्दोष जैड शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। अमर शैतानी चट्टान के बगल वाली खाई को नर्क कहा जाता था, लेकिन चेन जियांग के लिए यह नर्क स्वर्ग जैसा था। वहाँ एक गहरा कुंड था जो सुखदायक श्वेत आभा से भरा था और सबसे खास बात ये थी कि इस कुंड के पास दो खूबसूरत नग्न लड़कियां थीं। केवल इस समय दोनों लड़कियों को एहसास हुआ कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी ज्वलंत लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं और उन्हें उसकी घूरती निगाहों पर शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। अध्याय 002 यिन और यांग दिव्य नसें। अध्याय 002 यिन और यांग दिव्य नसें। दोनों बेहद खूबसूरत लड़कियां हिली तक नहीं, फिर भी उसे लगा कि उनमें से एक भयानक हत्या का इरादा निकल रहा है। उनकी खूबसूरत आंखें गुस्से से सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन किसी वजह से वे अपना सिर नहीं घुमा पा रही थीं। बहनों, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मुझे तो यहाँ खड़े खड़े ही ठंड लग रही है। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने एक बेतरतीब सा सवाल पूछ लिया। तभी बर्फ जैसे ठंडे चेहरे वाली उस सजीली सुंदर लड़की ने कहा, एक कदम और चल तो मैं तुझे अपनी हड्डियों के सड़ने का दर्द महसूस करवा दूंगी। तू तो बस मौत की दुआ मांग ले। हालांकि लड़की की आवाज तीखी और अलौकिक थी और एकदम सही लगती, लेकिन एक बात तो ये थी कि उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। लड़की का रूप और स्वभाव बिल्कुल उसकी आवाज जैसा था। उसकी उपस्थिति उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को ठंडक पहुंचा सकती थी। उसकी आंखों में एक ठंडी आभा थी जो उनमें गहरी शत्रुता प्रकट कर रही थी। बेटे, अगर तूने पास आने की हिम्मत की तो मैं तुझे इस दुनिया में पैदा होने का भी पछतावा नहीं होगा। दूसरी लड़की धीमी आवाज में बोली। उसकी आवाज कानों को सुकून देने वाली थी, हर तरफ से आ रही थी और मन को मोह लेती थी। उसकी खूबसूरती किसी मोहिनी की तरह थी, जो भी उसे देखता उसके लिए एक अद्भुत कृति होती। अपने सामने दो तेजस्वी सुंदरियों को खड़ा देखकर चेन जियांग को बहुत मोह हुआ। हालांकि वह खुद को कभी सज्जन नहीं कहता था, लेकिन वह धोखेबाज भी नहीं था। इस समय हालांकि दोनों लड़कियां हिलने डुलने में असमर्थ थीं, उसने उनका फायदा नहीं उठाया। चेन जियांग शांत हुआ और फिर विनम्रता से बोला, देवियों, ये जानबूझकर नहीं किया गया है। मैं चट्टान के ऊपर कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चट्टान हिलने लगी और फिर मैं गिर गया। मैं भाग्यशाली हूँ कि बच गया। बातें करते करते चेन जियांग ने अपने बैग से 2 गाउन निकाले और लड़कियों की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि दोनों लड़कियां हिल भी नहीं पा रही थीं, इसलिए उन्हें और शर्मिंदा न करने के लिए उसने उनके नंगे बदन ढकने का फैसला किया। चेन जियांग अब लड़कियों के और भी करीब आ गया था और अपनी नजरें उनके खूबसूरत जिस्मों पर गड़ाए बिना नहीं रह सका। खूबसूरत लड़की बस अपनी आंखें बंद करके चेन जियांग की तीखी और गर्म निगाहों को सह सकती थी जब वह उसके जिस्म को देख रहा था। वह कांप रही थी और एक ठंडी जानलेवा क्यूई निकाल रही थी जो हड्डियों तक ठंडी थी, जिससे चेन जियांग कांप रहा था। चेन जियांग का पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और ठंडी लड़की के शरीर को ढकने की कोशिश करते समय उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। इससे लड़की चेन जियांग की कुछ हद तक कद्र करने लगी और उसका रंग रूप भी थोड़ा निखर गया। अब वह कोई घातक क्यूई नहीं छोड़ रही थी। चेन जियांग उस मोहक लड़की के पास पहुंचा और देखा कि वह उसे हल्की सी मुस्कान दे रही है, जिससे चेन जियांग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसके बाद ही उसने उसे गाउन पहनाया। इस हरकत से दोनों लड़कियों के दिलों में थोड़ी कृतज्ञता का भाव जगा। उन्हें थोड़ा अपराधबोध भी हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी अभी उसे धमकाया था। इसके अलावा चट्टान के हिलने के लिए वे ही जिम्मेदार थीं। अगर चेन जियांग की किस्मत अच्छी न होती तो शायद उसकी जान चली जाती। दोनों लड़कियां थोड़ी निश्चिंत हो गईं। चेन जियांग ने उनके साथ कुछ भी गंदा नहीं किया था और उसकी इस सोच ने लड़कियों को उसकी कद्र करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें साफ पता था कि एक मर्द का प्रलोभन कितना जबरदस्त हो सकता है, खासकर उनके जैसे शरीर के साथ। देवियों, क्या आप यहाँ बहुत समय से हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं बाहर कैसे निकलूं? मैं यहाँ जिंदगी भर नहीं रुक सकता। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाना है। चेन जियांग ने झुंझलाहट से कहा। मोहक लड़की ने मंद मुस्कान के साथ धीरे से कहा, छोटे भाई, मैंने देखा है कि तुम्हारे पास आध्यात्मिक शिरा नहीं है और इस जीवन में तुम कभी भी एक प्रबल साधक नहीं बन पाओगे। हालांकि मैं तुम्हें एक अत्यंत यांग दिव्य शिरा दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिव्य अभ्यास और कीमिया भी सिखा सकती हूँ ताकि तुम गोलियों का शोधन कर सको। ये सब तुम्हें एक अद्भुत साधक बनने में मदद कर सकता है, लेकिन मैं ये सब केवल एक शर्त पर करूंगी।
मोहक लड़की ने चेन जियांग की ओर एक आकर्षक आंख मारी, जिससे चेन जियांग की इच्छा थोड़ी बढ़ गई। फिर भी इन शब्दों ने उसे थोड़ा चौंका दिया। हालांकि उसे कुछ अनिश्चितता महसूस हुई, वह देख सकता था कि ये दोनों लड़कियां बहुत मजबूत थीं, लेकिन चूंकि वे इस समय घायल थीं और हिल भी नहीं सकती थीं, तो वे दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगी। खूबसूरत ठंडी लड़की की आंखें चमक उठीं। बेटे, मैं तुम्हें एक चरम यीन दिव्य शिरा भी दूंगी और तुम्हें शैतानी व्यायाम करना भी सिखाऊंगी। मेरे शैतानी व्यायाम मेरी छोटी बहन के दिव्य व्यायामों से जरा भी अलग नहीं है। उसने उसकी आंखों में देखा, हम दोनों में से कोई भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे लिए बहुत बुरा है। चेन जियांग का शरीर कांप उठा। केवल प्रतिभाशाली लोग ही उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शिराओं के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शिराओं के ऊपर गहन शिराएं थीं। गहन शिराओं के बाद दिव्य शिराएं थीं और उसके ऊपर दिव्य शिराएं थीं। दिव्य शिराओं का होना लगभग स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने जैसा था। क्या गिरने से तुम्हारे सिर में कहीं चोट लग गई? मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरे पास हुनर नहीं है, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हालांकि वे ताकत में चेन जियांग से कहीं ज्यादा थे, फिर भी उसने उन पर विश्वास नहीं किया। अगर तुम इन्हें प्राप्त कर लेते हो तो एक दुर्जेय साधक बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि बाद में तुम्हें हमारी ताकत बहाल करने में हमारी मदद करनी होगी। मोहक लड़की ने चेन जियांग को अंदर तक झकझोरते हुए कहा। ठंडी लड़की बोली, हम पर एक दुश्मन ने हमला किया है और हम बुरी तरह घायल हो गए हैं। अब हम हिल भी नहीं सकते और हमारी पहले जैसी ताकत भी खत्म हो गई है। इसके अलावा यहाँ भयानक राक्षस जानवर छिपे बैठे हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। उनकी मेरिडियन, हड्डियाँ, डेंटियन और आंतरिक अंगों पर गहरा आघात हुआ था। ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और यह एक व्यक्तिगत शत्रु के साथ युद्ध के कारण था, जिसने धरती और पहाड़ों को भी हिला दिया था। इससे चेन जियांग सिहर उठा। चेन जियांग का आना निस्संदेह उनके लिए इस जगह से जाने का एक अच्छा मौका था। वे जानते थे कि इस जगह पर अक्सर राक्षस जानवरों का आतंक रहता है और चूंकि वे निहत्थे थे, इसलिए वे कभी भी इन राक्षस जानवरों का शिकार बन सकते थे। तुम्हें अब हम पर विश्वास करना होगा, अन्यथा तुम अपने जीवनकाल में कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। मोहक लड़की ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग को उन दोनों की बातों को मानने में मुश्किल हो रही थी। यिन और यांग दिव्य शिराएं प्राप्त करना और साथ ही मुफ्त में शैतानी और दिव्य कौशल प्राप्त करना एक हास्यास्पद विचार था, लेकिन सब कुछ सोचने के बाद वह उनकी बातों पर विश्वास करने का ही फैसला कर सका। चेन जियांग ने एक कड़वी आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं। इस बच्चे का नाम चेन जियांग है। मैं अपनी दो बड़ी बहनों को क्या संबोधित करूं? ठंडी सुंदरी ने कहा। बाय यूयू। 2 आकर्षक मुस्कान के साथ मोहक लड़की ने कहा। सु मेयाओ। 3 चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नाम तो तुम पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। अच्छा, अब हमारा अगला कदम क्या है? सु मेयाओ ने कहा, हमें पहले एक रक्त विलेप करना होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ विश्वासघात न करें। हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक साथ रहना है। अपनी दिव्य शिराएं आपको हस्तांतरित करना हमारे लिए बहुत आसान है। बड़ी बहन और मेरे पास दोहरी दिव्य शिराएं हैं। आपको उनमें से एक देने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोहरी दिव्य शिराएं, और उन दोनों के पास ये थीं। चेन जियांग का मुंह फड़क रहा था। इससे यकीन करना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि साथ ही उसका दिल भी कुछ उत्साहित था, क्योंकि ये दोनों दुर्जेय लड़कियां उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगी और किसी भी पुरुष के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा होगा। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए उस पर निर्भर रहना होगा। बाय यूयू ने कहा, हम यह नहीं समझते कि दूसरा व्यक्ति कैसा है और इससे विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए रक्त विधि आवश्यक है। सु मेयाओ ने रक्त विलेक के बारे में सामान्य बातें बताईं और फिर रक्त विलेक के चरणों को विस्तार से समझाया। रक्त विलेक सरल था। पहले किसी जानवर की खाल को उसके खून में भिगोएं, फिर उस पर रक्त विलेक का टोटेम बनाएं, फिर उस रक्त विलेक पर अनुबंध की सामग्री लिखें, फिर तीनों का रक्त विलेक पर बहाएं और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रक्त विलेक आत्मा के साथ एक अनुबंध बनाएगा, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ हुए अनुबंध को देख सकेगा। खूनी कृत्य ने चेन जियांग को सदमे में डाल दिया और तभी उसे यकीन हुआ कि इन दोनों की बातें सच थीं। उसका दिल भी खुशी से भर गया, क्योंकि अब से वह इन हसीनाओं के साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। और ये सड़ी हुई नमकीन मछली न सिर्फ असफलता से उबर सकती है, बल्कि तियानशान को भी पलट सकती है। 4 उसके बाद दिव्य स्वरूप वाली 2 लड़कियों और चेन जियांग ने एक अनुबंध किया। बहनों, आप हिल नहीं पा रही हैं क्योंकि आपकी हड्डियों और मेरिडियंस पर बहुत गहरे घाव हो गए हैं, है ना? चेन जियांग ने हेल स्पिरिट ग्रास उठाते हुए पूछा। ये हेल स्पिरिट ग्रास मांस और हड्डियों को फिर से उगाने के लिए जानी जाती थी और यह चोट से उबरने में मदद करती थी। बाय यूयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह वेश्या खून के कारण हमें सीधे नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने हमारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और फिर हमें अपनी मौत का इंतजार करने के लिए यहाँ बैठा दिया। चेन जियांग के आगमन ने निस्संदेह उन्हें बचा लिया था, इसलिए वे अपनी अनावश्यक दिव्य शिराएं चेन जियांग को हस्तांतरित करने को तैयार थे। चेन जियांग भय से ग्रस्त था। दोहरी दिव्य शिराओं वाली ये 2 रहस्यमयी लड़कियां पहले से ही बहुत दुर्जेय थीं, लेकिन उनका दुश्मन उनसे भी अधिक शक्तिशाली था और उसने उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में डाल दिया था। मैंने ऊपर चट्टान पर से यह नरक आत्मा घास उठाई है। क्या इससे तुम अपनी चोटों से उबर पाओगे? चेन जियांग ने पूछा।
चूंकि उसके पास जल्द ही 2 दिव्य शिराएं होने वाली थीं, इसलिए अब नरक आत्मा घास का कोई महत्व नहीं था। सू मेयाओ का चेहरा खुशी से भर गया और उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, इससे हम आगे बढ़ सकेंगे। चेन जियांग मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक सरल और ईमानदार मुस्कान थी। जैसे ही उसने नरक आत्मा घास का आधा हिस्सा निकाला, उसने इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया और दोनों महिलाओं को खिला दिया। दोनों सुंदरियों को खिलाने से चेन जियांग काफी खुश हुआ। यद्यपि नरक आत्मा घास दोनों की चोटों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम यह उनकी हड्डियों को बिना किसी आंतरिक व्यवधान के ठीक होने की अनुमति दे सकती थी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से चल सकते थे। लेकिन वे अभी भी अपनी ताकत वापस पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बहनों, आपकी पृष्ठभूमि क्या है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चेन जियांग भी इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक था। बाई यूयू ने उसे एक आंख से ठंडेपन से देखा। अनुबंध में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हमें तुम्हें इस बारे में बताना है। मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। सू मेयाओ ने अपने बालों को व्यवस्थित करते हुए धीरे से कहा, ये ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें बहुत व्यापक रूप से प्रभावित करेगी। तुम अभी छोटी हो, अपनी जिज्ञासा शांत करने से तुम्हारे लिए केवल घातक आपदा ही आएगी, जो हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। अब दिव्य शिराओं का स्थानांतरण करते हैं। टिप्पणियां 1 1 ली इक्वल्स 500 मी 2 बाई यूयू इक्वल्स यूयू का अर्थ है ठंडे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाला दूर। 3 सू मेयाओ इक्वल्स मेयाओ का अर्थ है आकर्षक Z जो मोहक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। 4 तियानशान इक्वल्स यहाँ तियानशान को केवल संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया है और यह कुछ इस तरह दिखता है। अध्याय 003 जू जियांगसियन अध्याय 003 जू जियांगसियन। दिव्य शिरा स्थानांतरण की तैयारी के लिए चेन जियांग जमीन पर बैठ गया, अपने पैरों को पार किया और अपनी आत्मिक शक्ति को एकाग्र किया। बाई यूयू और सू मेयाओ दोनों के नाजुक हाथ चेन जियांग के पेट पर दबे हुए थे। उनके खूबसूरत हाथों से एक काली और एक सफेद धुंध निकल रही थी। काली धुंध बाई यूयू की चरम यिन दिव्य शिरा थी, जबकि सफेद धुंध सू मेयाओ की चरम यांग दिव्य शिरा थी। दोनों का रूप रहस्यमय था। चेन जियांग के शरीर के भीतर एक सफेद और एक काली धारा प्रकट हुई, जो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और मेरिडियंस में बेतरतीब ढंग से लहरों के रूप में फैल रही थी। जैसे जैसे वे प्रवाहित होती गईं, उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता गया, लहर दर लहर, और अंत में सफेद और काली क्यूई उसके डेंटियन में एकत्रित होकर एक ताइची यिन यांग आरेख का निर्माण करने लगी। ये यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं। जब सू मेयाओ और बाई यूयू ने चरम यिन और यांग दिव्य शिराओं को चेन जियांग के साथ सफलतापूर्वक जुड़ते देखा, तो वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चरम यिन और चरम यांग दिव्य शिराओं का मिलन बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए यह एक प्रयोग था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इसके सफल होने की उम्मीद नहीं की थी। सू मेयाओ और बाई यूयू ने धीरे से अपने हाथ पीछे खींचे और चेन जियांग से सफेद और काले रंग का कोहरा उठते देखा। दोनों के चेहरों पर जटिल और आश्चर्य भरे भाव थे। बहनों के ज्ञान के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं हुआ जिसमें यिन और यांग दोनों दिव्य शिराएं एक साथ विद्यमान हों। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि यह नन्हा मुन्ना अगर लगन से साधना करता रहे तो एक दिन विश्व में बेजोड़ गुरु बन जाएगा। चेन जियांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने जिंदगी में कभी इतना सहज और मजबूत महसूस नहीं किया था। तो यह एक दिव्य शिरा है। कितना अच्छा लग रहा है। बाद में मैं सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर सकूंगा। चेन जियांग कुछ उत्साहित था और उसके चेहरे पर एक अजीब और शैतानी मुस्कान तैर गई, जो उसके पहले के सीधे सादे और ईमानदार रूप की तुलना में बहुत ही भद्दी लग रही थी। इससे 2 सुंदरियों के दिल चिंता से भर गए। साधकों की इस दुनिया में नश्वर मार्शल क्षेत्र को 10 चरणों में विभाजित किया गया है। क्यूई शोधन, शमन शरीर, मार्शल शरीर, शिरा खोलना, सच्ची क्यूई, दिव्य भावना, सच्ची आभा, दिव्य शक्ति, सच्चा रूप और अंत में पूर्णता। नश्वर मार्शल क्षेत्र के ऊपर सच्चा मार्शल क्षेत्र है। सच्चे मार्शल क्षेत्र तक पहुंचना कई साधकों का स्वप्न होता है। उस क्षेत्र में पहुंचने के बाद साधक अत्यधिक शक्ति से भर जाएगा और उसका जीवनकाल 1000 वर्ष तक बढ़ जाएगा। चेन जियांग वर्तमान में नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर मार्शल बॉडी चरण पर था। लंबे समय से वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर ओपनिंग वेन चरण में प्रवेश करने में असमर्थ था। सच्चा मार्शल क्षेत्र, इससे तो दिव्य शिरा का अपमान होगा, बाई यूयू ने तिरस्कार से कहा। सू मेयाओ ने चेन जियांग को गंभीरता से देखा। तुम्हारे पास यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण और भी खुला होना चाहिए। इस दुनिया में शक्ति का आगे बढ़ना कभी पूरी तरह से बंद नहीं होता। कई अलग अलग दुनियाएं हैं। तुम इस समय चेनवू मुख्य भूमि में हो और यह नश्वर दुनिया में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है। तुम्हें अनुबंध याद रखना होगा। तुम्हें हमारी ताकत वापस पाने में हमारी मदद करनी होगी। यह कोई आसान काम नहीं है। चेन जियांग ने बार बार सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं जीवित हूँ मैं निश्चित रूप से अनुबंध को पूरा करूंगा और आप दोनों बहनों की ताकत बहाल करूंगा। बाई यूयू ने संतोष से सिर हिलाया। अपनी ताकत वापस पाने का सबसे तेज तरीका है डैन का इस्तेमाल करना, और वो बहुत ऊंचे दर्जे के डैन होने चाहिए। हमारी ताकत वापस मिलने के बाद अनुबंध पूरा हो जाएगा। उस समय हम अपना बदला ले पाएंगे। चेन जियांग थोड़ा असमंजस में था, लेकिन अगर दोनों सुंदरियां उसके साथ रहीं तो यह निश्चित रूप से खुशी की बात थी। सू मेयाओ ने अपने खूबसूरत बालों से एक अंगूठी निकाली और चेन जियांग की ओर फेंकते हुए कहा, इस पर खून की एक बूंद डाल दो और ये तुम्हें अपना मालिक समझ लेगी।
इस अंगूठी का इस्तेमाल किसी स्टोरेज बैग के इस्तेमाल जैसा है, इसलिए मुझे और मेरी बड़ी बहन को इसमें डाल दो, फिर तुम वापस ऊपर चढ़ सकते हो। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, इस जगह पर अक्सर राक्षस जानवर आते रहते हैं। उस पर खून टपकाते हुए चेन जियांग ने अंगूठी के साथ एक अनुबंध स्थापित किया। अंगूठी के अंदर जगह बहुत छोटी थी, फिर भी चेन जियांग के ज्ञान के अनुसार पौराणिक भंडारण अंगूठियों का स्थान समुद्र जितना विशाल होना चाहिए। हालांकि इस भंडारण उपकरण में जीवित प्राणी रखे जा सकते थे। ये देखकर चेन जियांग आश्चर्यचकित रह गया। सामान्य भंडारण थैलियां बहुत दुर्लभ थीं और अमर पर्वतों में संप्रदायों द्वारा वितरित की जाती थीं। हालांकि वे दुर्लभ थीं, लेकिन उनमें जीवित प्राणी तो नहीं रखे जा सकते थे। सु मेयाओ के शब्दों के अनुसार उसने दोनों महिलाओं को उस अंगूठी में डाल दिया। जैसे ही उसने उसे अपनी उंगली में पहना, अंगूठी अदृश्य हो गई। इससे चेन जियांग उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगा। उसने अपने पिता द्वारा दिया गया दान खाया और भरपूर सहनशक्ति के साथ चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके नीचे डेथ क्यूई से भरा गहरा गड्ढा रह गया। उसके लिए यह एक बहुत ही कठिन चुनौती थी। चट्टान पर चढ़ते हुए चेन जियांग और भी उदास हो गया, क्योंकि काली डेथ क्यूई के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे चढ़ाई और भी कठिन हो गई थी। पूरे दिन चली कठिन चढ़ाई के बाद चेन जियांग आखिरकार शिखर पर पहुंच गया। अब जब उसने चढ़ाई पूरी कर ली थी, तो उसे एहसास हुआ कि दिव्य शिराओं के कारण यह वास्तव में इतना कठिन नहीं था। ऊपर चढ़ते समय उसने बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित किया, जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी थकान दूर कर दी, जिससे वह पूरी चढ़ाई के दौरान एक अजगर की तरह ऊर्जावान और एक बाघ की तरह क्रूर बना रहा। चेन जियांग को अपनी स्थिति का पता चलने के बाद वह वोहू शहर की ओर वापस चल पड़ा। हालांकि वह रिंग के अंदर बाई यूयू और सु मेयाओ को नहीं देख पा रहा था, फिर भी वह उन्हें महसूस कर पा रहा था। बहनों, आप मुझे वे दैवीय और शैतानी व्यायाम कब सिखाने वाली हैं? चेन जियांग ने अधीरता से पूछा, क्योंकि वह उन दैवीय और शैतानी व्यायामों के बारे में बहुत उत्सुक था। इस समय तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए तुम शैतानी कसरतों का सामना नहीं कर पाओगे, बाई यूयू ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। सु मेयाओ ने कहा, तुम दिव्य क्रियाओं का अभ्यास कभी भी कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें घर लौटना होगा। मैं तुम्हें रसायन विद्या भी सिखाने की योजना बना रहा हूँ। चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश हुआ और जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ने लगा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में 10 लाख की आबादी वाला वोहू शहर काफी बड़ा और समृद्ध था। यहीं दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार चेन परिवार भी रहता था। चेन परिवार का इतिहास हजारों साल पुराना था और अब भी उनकी ताकत काफी मजबूत थी। अपनी समृद्ध विरासत के कारण वे हजारों सालों तक जीवित रह पाए, जिससे उनकी ताकत का प्रमाण मिलता है। चेन परिवार भी बहुत अमीर था और वोहू शहर में वे सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति थे। चेन परिवार का विला कई हजार एकड़ जमीन पर फैला हुआ था, जिसमें अनगिनत आंगन और अनगिनत बगीचे थे। ये पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए अगर कोई चुपके से अंदर घुसना भी चाहे तो खो जाएगा। तियानहू पार्क, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि यह हवेली चेन तियानहू की है, क्योंकि चेन परिवार के सदस्य के पास एक प्रमुख स्थान है। एक विशाल घर का मालिक होना उस व्यक्ति के लिए एक सामान्य बात है। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। चेन जियांग वापस लौटा और लाइब्रेरी में भागा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता हमेशा वहाँ रहते हैं। चेन तियानहू हंसा और बोला, अरे बदबूदार बदमाश, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ एक नन्ही सी खूबसूरती तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या तुम्हें अब भी जू परिवार की वो छोटी बच्ची याद है? तुम्हारी छोटी बीवी? चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में एक आकर्षक छोटी लड़की थी, जिसकी त्वचा जेड जैसी थी, जिसके साथ वह तब खेला करता था जब वह केवल 5 या 6 साल का था। पिताजी, आपका मतलब जू शियांजियान है? चेन शियांग ने जू परिवार की लड़की को याद करते हुए पूछा। वह छोटी उम्र में चेन परिवार से मिलने आती थी। उस समय वह और चेन शियांग दोनों पूरा दिन खेलते थे। दोनों ने खूब मजा किया और बाद में उनके परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी। चेन तियानहू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, वह छोटी लड़की विला में है। जैसे ही आप जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए बाहर गए थे, वह आए और मुझसे आपसे मिलने की अनुमति देने की विनती की। चेन तियानहू मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखा। जैसे ही उसने ये कहा, चेन जियांग ने अपने पिता की निगाह का पीछा किया और एक लड़की को देखा, जिसकी त्वचा जेड की तरह थी, जो बाहर आंगन में चल रही थी। लड़की के लंबे बाल थे, पूरे शरीर पर सफेद लबादा था और वह चमकदार सुनहरे आभूषणों से सजी हुई थी। परी जैसी दिखने वाली उस लड़की की पोशाक देखकर चेन जियांग उसकी सुंदरता पर मोहित हुए बिना नहीं रह सका। वह लड़की सिर्फ 14 या 15 साल की थी, फिर भी उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, जो उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी और लोगों की नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थीं। जब लड़की ने खिड़की से चेन जियांग को देखा तो उसका खूबसूरत चेहरा खुशी से भर गया। उसने मनमोहक स्वर में कहा, भाई जियाओ जियांग। उसकी आवाज कोमल और जीवंत थी, जो किसी की भी आत्मा को मोहित कर सकती थी। चेन जियांग मानते हैं कि भले ही यह लड़की उम्र में छोटी थी, लेकिन स्वभाव या रूप रंग की बात करें तो वह रिंग के अंदर दोनों सुंदरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि यह लड़की अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी। चेन जियांग ने लार नीली और सूखी हंसी के साथ कहा, ये सचमुच एक वयस्क महिला के 18 बदलाव हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यह छोटी बच्ची परी बन जाएगी। ये लड़की जू परिवार की स्वर्ग की प्यारी बेटी जू जियांगसियन थी। ये लड़की मेरी मंगेतर है। चेन जियांग ने उत्साह से अपने दिल में चिल्लाया।
अगर यह पहले होता तो चेन जियांग का दिल सिकुड़ जाता, क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक शिराएं नहीं थीं। लेकिन अब उसके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं। अगर उसे समय मिलता रहा तो मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रह गई थी। जू जियांगसियन हल्के से मुस्कुराई और उसके गालों पर छोटे छोटे गड्ढे उभर आए और साथ ही एक आकर्षक लालिमा भी आ गई, जिससे चेन जियांग फिर से विचलित हो गया। चेन तियानहू हंसा और फिर चेन जियांग के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, तुम दोनों मिल सकते हो। चेन जियांग हंसते हुए जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। आंगन में आते ही चेन जियांग ने बिना किसी विनम्रता के जू जियांगसियन के कोमल सुंदर हाथों को पकड़ लिया और फिर जल्दी से उसे अपने पिता की दृष्टि से दूर ले गया, जैसे कि वे अपने छोटे से समय में कुछ बुरे काम करने जा रहे थे। चेन जियांग छोटी परी के साथ अपने घर आया और जाते समय चेन परिवार के कई अन्य बच्चों को ईर्ष्या हुई। जियांगसियन, तुम चेन परिवार के साथ कब तक रहोगी? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा और जू जियांगसियन के प्यारे गड्ढेदार चेहरे को सहलाया। जू जियांगसियन ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जियाओ जियांग भाई, मेरे पिता और मैं आपसे बात करने के लिए वोहू शहर आए हैं, इसलिए हम ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। बचपन में जू जियांगसियन को एक अजीब बीमारी हो गई थी और वह इलाज के लिए वोहू शहर आई थी। उस समय जू जियांगसियन का शरीर कमजोर था और वह दुबली पतली और कमजोर दिखती थी, इसलिए चेन और जू परिवारों में उसे अक्सर तंग किया जाता था। केवल चेन जियांग ही उसकी अच्छी देखभाल करता था और उसके साथ खेलता था। उस दौरान उसे बहुत खुशी हुई। उसने उसे मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया ताकि वह अपनी बीमारी से लड़ सके और उसे कुछ कीमती दान भी दिए। ये बातें जू जियांगसियन के दिल में अंकित थीं और जब वह जानती थी कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक नसें नहीं हैं और इस प्रकार मार्शल आर्ट में उसका कोई भविष्य नहीं है, तब भी उसने चेन जियांग से शादी करने का फैसला किया। चेन जियांग कुछ उलझन में था। उसे जू शियांजियान भी बहुत पसंद थी। बचपन में दोनों परिवारों को पता था कि चेन शियांजियान में आध्यात्मिक शिराएं नहीं हैं, इसलिए चेन शियांजियान का कोई खेलने वाला साथी भी नहीं था। इसलिए वह और जू शियांजियान एक ही टोकरी के चने जैसे थे। भाई जियाओ जियांग, मेरे परिवार ने मुझे शादी तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं माना। इसलिए उन्होंने मुझे याओ परिवार के पास जाने और उनके कीमिया के उस युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने के लिए कहा। जू जियांगजियान ने चेन जियांग के चेहरे का रंग बदलते देखा और हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं याओ परिवार के उस बदचलन लड़के से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। और मैंने सुना है कि उसका स्वभाव बहुत बुरा है। पूरे दक्षिण मार्शल साम्राज्य में जू जियांगजियान को प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली माना जाता था, क्योंकि उसकी साधना नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर पर थी और वह केवल 14 वर्ष की थी। दूसरी ओर याओ परिवार में भी एक 16 वर्षीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। सभी की नज़र में वे एक आदर्श जोड़े की परिभाषा थे। चेन जियांग बहुत शांत था। अब उसके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं और 2 अज्ञात फिर भी दुर्जेय महिलाएं उसकी शिक्षिकाएं थीं, इसलिए उसे अब पूरा विश्वास था कि वह कुछ ही समय में याओ परिवार के युवा कीमियागर को पकड़ सकता है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए जू जियांगसियन के सुंदर आकर्षक गालों को छूते हुए कहा, जियांगसियन, तुम याओ परिवार के पास जाओ और कहो कि तुम्हारा पहले से ही एक मंगेतर है, और अगर वह अभी भी स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे कहो कि वह आए और मुझे चुनौती दे। चेन शियांग को इतना आत्मविश्वासी देखकर जू शियांकिन बहुत खुश हुई। उसने अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर चेन शियांग के होठों को चूमा, फिर सिर झुकाकर कहा, भाई शियाओ शियांग, तुम्हें और मजबूत बनना होगा। मुझे अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि वे हमें तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। जू जियांगसियन आंगन में एक अबाबिल की तरह शान से चल रही थी। उसकी चाल फुर्तीली और सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन साथ ही चेन जियांग को एक मूर्ख की तरह विचलित भी कर रही थी। उसके मन में जू जियांगसियन का उसके होठों को चूमने का चित्र उभर आया। चेन जियांग ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराते हुए कहा, वह छोटी लड़की बहुत बड़ी हो गई है। टिप्पणियां 2 नूदा शीबा बियान। शाब्दिक अर्थ, एक वयस्क महिला के 18 परिवर्तन। अर्थ इक्वल्स वे सभी परिवर्तन जिनसे एक लड़की महिला बनने के दौरान गुजरती है। अध्याय 004 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास। छोटे दोस्त, तुम कहते हो कि तुम्हारी नन्ही परी आकर्षक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों आकर्षक हैं? चेन जियांग के मन में एक मनमोहक आवाज गूंजी। यह आवाज सू मेयाओ की थी। चेन जियांग ने 2 बार खांसी और एक सूखी हंसी के साथ कहा, जब तक मेरी पत्नी सुंदर है। हाँ हाँ, बेशक, तुम दोनों वाकई खूबसूरत हो। ओह हाँ, बहन मेयाओ, जल्दी करो और मुझे वो दिव्य व्यायाम और कीमिया सिखाओ। तुम विकृत व्यक्ति हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सू मेयाओ ने थूकते हुए कहा, कुछ नहीं। चेन जियांग ने अपना चेहरा खुजलाते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। जू जियांगसियन को निराश होने से बचाने के लिए चेन जियांग ने अपने प्रयासों को दोगुना करने और दिन रात खेती करने का इरादा किया। चेन जियांग की उंगली में पहनी अदृश्य अंगूठी से अचानक एक हल्की सी आभा चमक उठी। जैसे ही बाई यूयू और सू मेयाओ दोनों उसके सामने प्रकट हुईं। दोनों ने ही शानदार और सुंदर बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि ये वस्त्र अंगूठी के अंदर पहले से ही मौजूद थे। इस समय दोपहर का सूरज बहुत कठोर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों खूबसूरत लड़कियां उस परेशान करने वाली धूप का आनंद ले रही थीं। यहाँ आसपास आत्मा क्यों वास्तव में खराब है। यदि आप डैन पर भरोसा नहीं करते हैं तो आपके लिए सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। सू मेयाओ ने गर्म सूरज की ओर देखते हुए धीरे से कहा।
चेन जियांग इस बात से थोड़ा उलझन में था कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से रिंग में कैसे आ जा पा रही थीं। इसके अलावा वे रिंग के अंदर से आवाजें भी सुन पा रही थीं। चेन जियांग उनके साथ उस छोटे से घर में दाखिल हुआ। अंदर का हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक हॉल और 4 कमरे थे। विशाल चेन परिवार की संपत्ति के सामने ये सचमुच काफी छोटा लग रहा था। छोटे से हॉल में सू मेयाओ और बाई यूयू चेन जियांग द्वारा तैयार की गई स्पिरिट चाय की चुस्कियां ले रहे थे। ये चेन जियांग के निजी संग्रह से थी और वह आमतौर पर इसे पीने से हिचकिचाता था। यहाँ आत्मा क्यूई बहुत कम है। अगर आप अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दानों पर निर्भर रहना होगा, लेकिन इससे पहले आपको सच्ची क्यूई ज्वालाओं एक को विकसित करना होगा। चूंकि आपके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं, इसलिए यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कृपया बहन मेयाओ, मुझे सलाह दीजिए। आओ, मैं तुम्हें ताई ची दिव्य व्यायाम 4 और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम सिखाऊंगी। सू मेयाओ ने मनमोहक स्वर में उसके बालों को सहलाते हुए कहा। वह भाव वाकई मनमोहक और आकर्षक था और थोड़ा सा छेड़खानी भरा भी। चेन जियांग की लगभग असीम क्षमता के कारण सू मेयाओ उसका पूरा ध्यान चाहती थी ताकि बाद में उसे एक जबरदस्त मददगार मिल सके। सू मेयाओ के नाजुक हाथ ने चेन जियांग के माथे को ढक दिया और चेन जियांग का मन कई ग्रंथों और रूनों से भर गया। हर एक अपने आप में अस्पष्ट और समझने में मुश्किल था, लेकिन सू मेयाओ की मदद से उसने अनजाने में ही उन पर महारत हासिल कर ली। सू मेयाओ ने कहा, मैं इस समय अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके आपको साधना के चरण बता रहा हूँ। मैं आपको न केवल दिव्य अभ्यास बता रहा हूँ, बल्कि उनकी अपनी समझ भी दे रहा हूँ। आपको बस चरणों का पालन करना है। चेन जियांग हैरान रह गया। उसे नहीं लगा कि सू मेयाओ दिव्य ज्ञान का प्रयोग कर पाएगी। दिव्य ज्ञान का अभ्यास करने के लिए कम से कम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होना आवश्यक है। यह आध्यात्मिक शक्ति और सच्ची शक्ति के सम्मिश्रण से संघनित होता है और इसे एक अत्यंत रहस्यमय, अदृश्य और अस्थानिक आध्यात्मिक शक्ति कहा जा सकता है। हमारे बारे में कुछ भी गोपनीय रखा जाना चाहिए और किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, आपकी छोटी पत्नी को भी नहीं, बाई यूयू ने गंभीर और ठंडे स्वर में कहा। सू मेयाओ ने आगे कहा, मैं तुम्हें अभी बता दूं कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कई दुश्मन हैं जो तुम्हारे सिर पर उंगली उठाकर तुम्हें कुचल सकते हैं। इसलिए तुम्हें हमारे राज छुपाने होंगे और जब तक तुम मुश्किल में न पड़ो हम रिंग से बाहर नहीं आएंगे। चेन जियांग का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतने खतरनाक 2 लोग होंगे। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तभी बाई यूयू और सू मेयाओ अचानक गायब हो गए और रिंग में घुस गए। ताई ची दिव्य अभ्यास और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास। हालांकि यह पूरे कौशल का एक छोटा सा हिस्सा ही था, फिर भी चेन जियांग बेहद उत्साहित था। आखिरकार वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता था जिसे दिव्य कौशल का अभ्यास करने का अवसर दिया गया हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में कौशल को सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, गहन स्तर, सांसारिक स्तर, दिव्य स्तर, पवित्र स्तर और अंततः दिव्य स्तर। इन्हें आगे उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दान को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया है, लेकिन उनमें निम्न और उच्च श्रेणियों के साथ साथ एक मध्यम श्रेणी भी शामिल है। दिव्य स्तर के कौशल अत्यंत दुर्लभ थे और दिव्य स्तर के कौशल तो और भी दुर्लभ थे। दिव्य व्यायाम आखिरकार केवल पौराणिक देवताओं द्वारा ही किए जाते हैं जिनके पास अथाह दुर्जेय और अत्यधिक शक्ति होती है। कहा जाता है कि वे पृथ्वी पर बिजली गिराने और यहाँ तक कि उन चीजों को बदलने में भी सक्षम थे जिन्हें स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध माना जा सकता था, जैसे कि अंतरिक्ष की संरचना को तोड़ना। ताई ची दिव्य व्यायाम एक नींव निर्माण व्यायाम था और क्यूई साधना का उपयोग करके शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषीकृत था। यह एक अत्यंत गहन और शक्तिशाली मार्शल आर्ट हॉटलॉ 2 है। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास 4 भागों में विभाजित था, अर्थात नीला अजगर, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काला कछुआ दिव्य अभ्यास। ये 4 दिव्य अभ्यास सहायक प्रकृति के थे और मुख्य रूप से अन्य युद्ध कौशलों के आक्रमण और बचाव को बढ़ाने में सहायक थे। इनका अभ्यास और समझ लेने के बाद इनका उपयोग दुर्जेय युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए भी किया जा सकता था। चेन जियांग अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा। हरे भरे पेड़ों से घिरे और ताजी हवा में सांस लेते हुए वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विद्यमान आत्मा क्यूई के सभी 5 तत्वों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। सामान्य आध्यात्मिक शिराओं को गुणों के अनुसार विभाजित किया गया था, लेकिन चेन जियांग की यिन और यांग दिव्य शिराएं दुनिया के सभी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनमें समाहित हैं, इसलिए वह सच्चे क्यूई के सभी 5 तत्वों का अभ्यास करने में सक्षम थे। ताई ची दिव्य व्यायाम हालांकि यह एक गहन हृदय नियम था, सू मेयाओ ने अपनी समझ को उसमें स्थानांतरित कर दिया था, इसलिए उसने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। उसने ताई ची दिव्य व्यायाम का अभ्यास किया और उसके डेंटियन में ताई ची यिन यांग आरेख तुरंत घूमने लगा। इससे उसके आसपास की आत्मा क्यूई उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित होने लगी। किसी भी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शिरा के लिए स्पिरिट क्यूई की अवशोषण दर अत्यंत तेज होती है, जबकि एक दिव्य शिरा के लिए तो ये गति अकल्पनीय थी। इस समय चेन जियांग गुफा के द्वार पर पालथी मारकर बैठ गया और ताई ची दिव्य व्यायाम का अभ्यास किया। स्पिरिट क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत उसे शुद्ध करने लगी। स्पिरिट क्यूई एक शुद्ध श्वेत धारा में परिवर्तित हो गई, जो उसके शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और शिराओं में फैल गई, जिससे उसका शरीर और भी मजबूत हो गया। एक दुर्जेय मार्शल कलाकार बनने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से शुद्ध करना आवश्यक है।
चेन जियांग अब अपने आंतरिक शरीर को मजबूत कर रहा था और उसका आंतरिक शरीर एक शक्तिशाली क्यूई धारा उत्पन्न कर रहा था जिसमें दुर्जेय बल था। इसे सच्ची क्यूई 3 के रूप में जाना जाता है। चेन जियांग अनजाने में ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया और उसके शरीर में आत्मा क्यूई का प्रवाह तेजी से उमड़ रहा था। अगर कोई ये दृश्य देखता तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। नीला ड्रैगन और सफेद बाघ के दिव्य कौशल आक्रमण करने में विशिष्ट थे, जबकि सिंदूरी पक्षी दिव्य कौशल मुख्य रूप से आग में विशिष्ट था और काला कछुआ दिव्य कौशल रक्षा में विशिष्ट था। बड़ी सफलता के चरण तक सच्ची क्यूई का अभ्यास करने से डेंटियन में एक रूप का निर्माण होगा और जैसे ही चेन जियांग आगे 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास का अभ्यास करता है, वह बाद में अपने डेंटियन में 4 दिव्य जानवरों, एक नीला ड्रैगन, सिंदूरी पक्षी, सफेद बाघ और काले कछुए का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा। इसका मतलब है कि चेन जियांग को अकेले ही 4 लोगों के बराबर खेती करनी होगी। हालांकि यह बहुत मेहनत का काम होगा, लेकिन सत्ता पर उसकी पकड़ उसी स्तर के दूसरे लोगों से कहीं बेहतर होगी। जैसे ही उसने ताई ची दिव्य व्यायाम शुरू किया, स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत करके उसे शुद्ध ट्रू क्यूई में बदला। उसके शरीर में भारी मात्रा में बाहरी स्पिरिट क्यूई उमड़ पड़ी। ट्रू क्यूई उसके शरीर के बड़े और छोटे मेरिडियन के अंदर प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसके मेरिडियन और भी मजबूत हो गए। सुबह हुई और सुखद धूप पिछवाड़े में प्रवेश कर गई और चेन जियांग के शरीर को गर्माहट दे गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो एक पल के लिए बिजली की तरह चमक उठीं, और उसके शरीर के चारों ओर एक हवा का झोंका आया जिसने सुबह की सफेद धुंध को दूर कर दिया। उसका शरीर काली गंदगी की एक परत से ढका हुआ था, जिसका अर्थ था कि वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका था। नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर से छठे स्तर तक एक नए चरण की शुरुआत मानी जा रही थी। अब चेन जियांग चौथे स्तर यानी शिरा प्रकटीकरण चरण पर पहुंच गया था। ये चरण पहले उसके लिए दुर्गम था। चेन जियांग ने फिर से आंखें बंद कर लीं और ताई ची यिन और यांग आरेख को ध्यान से देखते हुए अपने डेंटियन के भीतर उसने पाया कि 5 सच्चे क्यूई भंवर थे, जिनमें से प्रत्येक एक स्पष्ट केंद्र के साथ 4 दिशाओं में विभाजित था। आम लोगों के लिए केवल एक सच्चा क्यूई भंवर होता है, लेकिन उसके पास वर्तमान में 5 हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका सच्चा क्यूई इतना विशद था। जीवन सच्ची क्यूई की इस डिग्री के साथ उनकी ताकत नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर थी। मैंने अंततः नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर लिया है। अब पिताजी को उन बूढ़ों से जड़ी बूटियों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चेन जियांग अपनी सफलता के कारण खुश था। जब उसने जू शियान के बारे में सोचा, जिसने 15 साल की छोटी सी उम्र में ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर लिया था, तो वह तुरंत शांत हो गया। याओ परिवार के उस प्रतिभाशाली युवा कीमियागर के अपनी मंगेतर पर प्रहार करने के बारे में सोचकर चेन जियांग का मन दृढ़ हो गया। याओ परिवार के पास जाकर उस तथाकथित प्रतिभाशाली कीमियागर को चुनौती देने से पहले वह खुद को और अधिक परिश्रम से साधना चाहता था। नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास का अभ्यास शुरू करो, सू मेयाओ ने कहा। चूंकि उसकी दिव्य अनुभूति कुछ हद तक बहाल हो गई थी, इसलिए वह बाहर हो रही गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थी। तकनीकी रूप से कहें तो 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम केवल एक दिव्य व्यायाम था, लेकिन व्यवहार में यह मुक्केबाजी, हस्तरेखा तकनीक, किक तकनीक, चीगोंग और कई अन्य मार्शल आर्ट के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका थी। दिव्य व्यायाम में निपुणता प्राप्त करने के बाद प्रदर्शित कौशल पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। नीला ड्रैगन लकड़ी की सच्ची क्यूई के आसपास केंद्रित था और इसमें वायु और प्रकाश दोनों गुण समाहित थे। इस प्रकार नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास की साधना करने से उपयोगकर्ता ऐसे मार्शल कौशल का प्रयोग कर सकेगा जिनमें वायु या बिजली दोनों शक्तियां शामिल हों। स्नान करने के बाद चेन जियांग ने एंजो ड्रैगन दिव्य व्यायाम की साधना करने के लिए अपने पिछवाड़े में वापस आने से पहले जल्दी से भोजन किया। ताई ची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम पहले से ही उसकी आत्मा में एकीकृत थे, इसलिए चाहे वे कितने भी गहन और रहस्यमय हों, वह उन्हें समझने में सक्षम था। आधे दिन बाद चेन जियांग अपने शरीर के भीतर नीले ड्रैगन दिव्य व्यायाम के अनुसार सच्ची क्यूई का संचालन कर रहा था। जल्द ही उसने देखा कि उसका शरीर एक कोमल नीली आभा से भर गया है। कभी कभी इस नीली आभा में बिजली चमकती और कभी कभी चेन जियांग के शरीर से हवा के झोंके निकलते। चेन जियांग अब समझ गया था कि लकड़ी से उत्पन्न सच्ची क्यूई से उत्पन्न प्रकाश और वायु की शक्ति को कैसे मुक्त किया जाए। हालांकि उसके लिए ये स्तर अपर्याप्त था। वह लकड़ी की सच्ची क्यूई को एक भयानक वायु और प्रकाश में परिवर्तित करना चाहता था ताकि नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास के अन्य युद्ध कौशलों के साथ उसका उपयोग किया जा सके। चेन जियांग ने अपने शरीर के अंदर लकड़ी की सच्ची ची को अपनी शिरोबिंदुओं में प्रवाहित किया। उसके शरीर से बार बार चक्राकार होकर सच्ची ची अनियमित रूप से प्रवाहित हुई, कभी तेज, कभी धीमी। कभी वह एक बड़ी नदी जैसी होती तो कभी एक छोटी पहाड़ी धारा की तरह धीरे धीरे बहती। टिप्पणियां 1. सच्ची क्यूई से बनी एक प्रकार की आग जिसका उपयोग रसायन विज्ञान के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी जोड़ें। 2. यहाँ हृदय नियम सीफा की व्याख्या सूत्र के रूप में की जा सकती है। 3. आंतरिक शरीर द्वारा उत्पन्न क्यूई। 4. एक व्यायाम मूल रूप से एक साधना अभ्यास है जो आपको मजबूत बनाता है। अध्याय 005 चुनौती संपादित। अध्याय 005 चुनौती। 1 माह बाद जैसे ही चांद आसमान में चढ़ा, एक पहाड़ की चोटी पर एक नीली रोशनी चमक उठी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई तारा टूट पड़ा हो।
अपनी नई शक्ति के बारे में दूसरों को पता न चले, इसके लिए चेन जियांग ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का बहाना बनाकर इस पहाड़ पर आकर खेती की। अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और आकाश और पृथ्वी के बीच व्याप्त हवा और बिजली का बेहतर अनुभव प्राप्त करने के लिए वह इस पर्वत की चोटी पर आया। यहाँ से उसे काले बादल उठते हुए दिखाई दिए और तेज हवाएं चलने लगीं। बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमकती थी। अचानक एक वज्रपात सीधे पर्वत की चोटी की ओर गिरा, मानो उसे नष्ट करने के लिए प्रहार कर रहा हो। यह अद्भुत दृश्य वास्तव में चेन जियांग द्वारा नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास की साधना का परिणाम था। आकाश में भयंकर गरजती आंधी और गरजती बिजली दोनों ही उसकी साधना के कारण उत्पन्न हुई थीं। जिस क्षण बिजली उसके शरीर पर पड़ी, उसने न केवल उसकी अत्याचारी शक्ति से अपने शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, बल्कि समय समय पर उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित भी कर लिया। उसकी इस हरकत को आत्मघाती कहा जा सकता है। सभी जानते हैं कि बिजली प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। सच्चे मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी चेन जियांग नीला ड्रैगन दिव्य व्यायाम का उपयोग करके साधना कर रहा था और वास्तव में अपनी साधना में सहायता के लिए उस प्राकृतिक बिजली का उपयोग करना चाहता था। यह विचित्र दृश्य आधी रात तक चलता रहा। चेन जियांग का चेहरा, जो दर्द से विकृत हो गया था, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और उसके शरीर पर अनगिनत काले निशान थे, जिनकी दरारों से धुआं निकल रहा था। फिर भी उन सभी निशानों के ऊपर एक चमकदार नीला प्रकाश चमक रहा था। इस नीले प्रकाश में एक प्रबल लकड़ी गुण आभा थी, जिसने उसके शरीर को बिजली से लगी चोटों से उबरने में मदद की। जब तक मैं मजबूत बना रहूंगा, ये दर्द कुछ भी नहीं है, चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए और मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, जैसे वह एक के बाद एक बिजली के प्रहारों से अपने शरीर को पीड़ा दे रहा हो। आकाश को अपने शरीर पर बिजली के शक्तिशाली प्रहारों से संयमित होने दिया। यह विधि सचमुच एक दिव्य व्यायाम कहलाने लायक है। यह न केवल उपयोगकर्ता के आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है, बल्कि उपयोगकर्ता के शरीर को भी बिजली के प्रहारों से शांत करके उसे और भी शक्तिशाली बनाती है। कई दिन बीत गए। इस दौरान चेन जियांग पर बार बार बिजली गिर चुकी थी। अब आखिरकार उसने अपनी बुनियादी शारीरिक कसरत पूरी कर ली थी। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखों में 2 बिजली के बोल्ट चमकते दिखाई दिए। उसकी आंखें दृढ़ और दृढ़ थीं। यह वाकई एक अद्भुत दृश्य था। यह निश्चित रूप से दिव्य व्यायाम कहलाने लायक है। इसके सामने तो नश्वर मार्शल व्यायाम भी कुछ नहीं है। सिर्फ 1 महीने में इसने मुझे नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना दिया है। इस समय चेन जियांग ने अपने डेंटियन में घूम रहे 5 सच्चे क्यूई भंवरों का निरीक्षण किया। पहले की तुलना में वे पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए थे। चेन जियांग अब सच्चे क्यूई को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। यह नश्वर मार्शल क्षेत्र सच्चे क्यूई क्षेत्र का 5वां स्तर था। वह 16 साल का था और पहले ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। कई लोग इस उपलब्धि के लिए उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानेंगे। चेन जियांग की एक हथेली पर गहरे लाल रंग की सच्ची ची थी और दूसरी हथेली पर नीले रंग की सच्ची ची। अग्नि और काष्ठ की सच्ची ची को एक साथ नीले ड्रैगन और सिंदूरी पक्षी दिव्य अभ्यास के माध्यम से विकसित किया गया। चेन जियांग को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पुरानी त्वचा उतारकर पुनर्जन्म ले लिया हो। उसकी सच्ची ची और उसका शरीर दोनों अब अपनी पूर्व अवस्थाओं से अतुलनीय थे। फिर उसके शरीर को कठोर बना दिया गया था और उसकी सच्ची ची को एक दिव्य अभ्यास के माध्यम से विकसित किया गया था। चेन जियांग आखिरकार समझ पाया कि दिव्य व्यायाम क्यों अमूल्य माने जाते हैं। सचमुच इन व्यायामों को अपनाकर लोग ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आत्मा क्यों ही कमजोर है। अगर तुम अपनी साधना को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम केवल दानों पर निर्भर रह सकते हो। अब जब तुम सच्ची क्यूई ज्वालाएं छोड़ सकते हो तो तुम अंततः रसायन विद्या सीखना शुरू कर सकते हो। सू मेयाओ ने उसे संदेश भेजा। सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों चाहती थीं कि चेन जियांग जल्द से जल्द ताकतवर हो जाए। वह जितनी जल्दी ताकतवर होता उतनी ही जल्दी वे अपनी ताकत वापस पा लेती। अपनी पुरानी ताकत खोने से दोनों बहनें डर और लाचारी महसूस कर रही थीं। अच्छा, अगर वह चेन परिवार का महान युवा गुरु नहीं है, याओ परिवार के प्रतिभाशाली कीमियागर ने तुम्हें चुनौती दी है। वह कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों में तुमसे मुकाबला करना चाहता है। चेन जियांग ने अभी चेन फैमिली गेट में प्रवेश किया ही था कि एक घमंडी किशोर उसके पास आया और उससे बात करने लगा। एक चुनौती? ये कब हुआ? चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। वो कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था। वह किशोर उस पर हंसने लगा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। तो तुमने सुना ही नहीं? हम सबने सोचा कि तुम डर गए हो और छिप गए हो। ये सब 10 दिन पहले हुआ था, क्योंकि याओ परिवार के प्रतिभाशाली लोग तुम्हारी मंगेतर पर फिदा हो गए थे। तुम्हारी किस्मत वाकई खराब है। चेन जियांग उस कमीने को पीटने की अपनी इच्छा को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा था। एक बनावटी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, चेन झेन हुआ, क्या तुम्हें वो समय याद है जब हम छोटे थे और मैंने तुम्हें कुत्ते के मल में मुंह के बल गिरा दिया था? क्या तुम सच में अब भी मुझसे बात करना चाहते हो? वह छोटा सा बदमाश चेन झेन हुआ था, जिसके पिता चेन परिवार की एक शाखा के सेनापति थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में चेन परिवार की कई शाखाएं थीं। इन परिवारों के सेनापति भी बहुत शक्तिशाली थे और केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही चेन परिवार के विला में इकट्ठा होते थे। चेन झेनहुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे सहना पड़ा। उसकी आवाज में उपहास भरा हुआ था। उसने झट से कहा, जरूर, देखते हैं कि तुम याओ परिवार की प्रतिभा को हरा पाते हो या नहीं। मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेताब हूँ जब तुम अपनी खूबसूरत मंगेतर को खो दोगे।
चेन जेनहुआ हंसते हुए चला गया। चेन जांग ने अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलने से पहले नाक भान सिकोड़ी। रास्ते में उसे पता चला कि चेन परिवार को किसी समस्या का सामना करना पड़ा है, इसलिए सभी शाखा कमांडरों को बुलाया गया है। तियानहु पार्क लाइब्रेरी के अंदर चेन जियांग दौड़कर अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, क्या ये सच है कि दादाजी कुलपति के पद से हट गए हैं? चेन तियानहु ने गरिमापूर्ण भाव से सिर हिलाया और कहा, ये सच है। आपके दादाजी एकांतवास में चले गए हैं और मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। चेन परिवार के सभी शाखा कमांडर उनके पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने यहाँ आ रहे हैं। चेन परिवार के मुखिया का पद छोड़ने का मतलब था कि एक नए मुखिया का चुनाव जरूरी था। उस समय कई चीजें घटित होनी तय थीं, क्योंकि कई लड़ाइयां होंगी और घायल होना भी लाजमी था। मार्शल आर्ट परिवार का मुखिया बनने से व्यक्ति को उच्च अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही उसके पास समृद्ध संसाधन भी होते हैं और इसी कारण कई लोग इस पद को पाने के लिए बेताब रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी। चेन जियांग के पिता भी कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और इस बार चेन जियांग निश्चित रूप से इसमें शामिल होंगे। अगर उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो यह निश्चित रूप से उनके लिए काफी खतरनाक होगा। चेन परिवार का मुखिया पद कभी विरासत में नहीं मिला था। मुखिया चुनने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी थी। आखिरकार इस दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता है और ताकत दिखाने पर ही दूसरे लोग आपका अनुसरण करने को तैयार होंगे। इसलिए चेन परिवार के मुखिया पद के लिए दूसरों को सिर्फ ताकत से ही मनाया जा सकता है। चेन जियांग ने देखा कि चेन तियानहु का रंग रूप बहुत गरिमा में था, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक पूछा, पिताजी, क्या यह आपके लिए मुश्किल होगा? चेन तियानहु ने आह भरते हुए कहा, ये वास्तव में बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि कई लोग हैं जो कुलपति पद के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें वे 2 भाई भी शामिल हैं जिनके साथ मेरे कुछ मतभेद हैं। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी आपको एक चुनौती दी है, उसे अस्वीकार करना सबसे अच्छा होगा। अस्वीकार? इस तथाकथित चुनौती के बारे में जानने के बाद चेन जियांग ने मना करने का इरादा नहीं किया। वह अब स्टेज 5 के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे और दिव्य अभ्यासों का उपयोग करके साधना भी करते थे। चूंकि वह ताई ची दिव्य अभ्यासों का उपयोग करके साधना करते थे, इसलिए वह अपनी क्यूई आभा को नियंत्रित कर सकते थे और इस प्रकार चेन तियानहु को पता नहीं चल पाया कि उनका बेटा छलांग लगाकर आगे बढ़ गया है। पिताजी, मैं जू परिवार और याओ परिवार को खुद को नीचा दिखाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। चेन जियांग की निगाहें दृढ़ थीं, उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी थीं और उसके शरीर से अपार मात्रा में चमकीली सच्ची निकल रही थी, जिससे चेन तियानहु की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। वह देख सकता था कि उसका बेटा अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था। चेन तियानहु बस यही सोच पा रहा था कि उसके बेटे को साहसिक यात्रा के दौरान कोई सौभाग्य मिल गया होगा, लेकिन उसने पूछने से परहेज किया। उसका बेटा ताकतवर था और उसके लिए यही काफी था। चेन तियानहु ने चेन जियांग के कंधे थपथपाए और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें याओ परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को ये बताना होगा कि आसमान के पार भी कुछ है। चेन जियांग ने खोखली हंसी के साथ कहा, पिताजी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हालांकि चेन जियांग के पिता एक आलीशान जिंदगी जीते थे, लेकिन वे खुद काफी गरीब थे, क्योंकि उनके पिता को डर था कि वे एक प्लेबॉय बन जाएंगे। इसलिए उनके पिता ने उन्हें सादा जीवन जीने की इजाजत दी, जिसके चलते एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग का पोता अपनी उम्र के दूसरे चेन परिवार के सदस्यों की तुलना में बहुत सादा दिखता था। चेन तियानहु एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने और चेन जियांग की मदद करने के लिए उसने बहुत खर्च किया। इसलिए उसने चेन जियांग को बेतरतीब ढंग से पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए मैं एक स्पिरिट हर्ब खरीदना चाहता हूँ जिसे मैं रोपकर उगाऊं। चेन जियांग ने आंखें घुमाते हुए फुसफुसाया, स्पिरिट हर्ब्स लगाने के लिए न केवल अनुभव की आवश्यकता होती है, बल्कि सावधानीपूर्वक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर जड़ी बूटियां लगाने वाले कीमियागर होते हैं, आमतौर पर सफेद बालों वाले बूढ़े लोग। बिना किसी अनुभव के किसी किशोर द्वारा स्पिरिट हर्ब्स लगाना असामान्य है, क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छी स्पिरिट हर्ब्स को पकने में कई साल लगते हैं। चेन तियानहु के लिए भी यह पहली बार था कि वह किसी किशोर को स्पिरिट जड़ी बूटियां लगाते हुए देख रहा था, लेकिन चेन जियांग की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसने आह भरी और एक भंडारण थैली निकाली। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि कम से कम 1 महीने तक स्टूल पर बैठना तुम्हारे लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। क्या बात पक्की है? चेन तियानहु ने मुस्कुराते हुए ये भयानक टिप्पणी की, जिससे चेन जियांग कांप उठा। ये रहे 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के। अगर तुम्हें रकम दोगुनी करने का भरोसा नहीं है तो भविष्य में मुझसे दोबारा पैसे मत मांगना। चेन तियानहु ने एक खास तौर पर तैयार किया हुआ स्पिरिट नोट निकाला। चेन जियांग ने इसे ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं चेन परिवार का सबसे कम उम्र का कीमियागर बनूंगा। चेन तियानहु को झटका लगा। वह जानता था कि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए उसके लिए कीमिया करना नामुमकिन होगा, लेकिन मन ही मन वह खुश भी है। अगर उसकी बात सच हो जाए तो चेन परिवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वह जानता है कि चेन परिवार में कई सालों से कोई कीमियागर नहीं है। चेन तियानहु हंसा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे धोखा देने की कोशिश करना भी मत, वरना तुम्हें मार पड़ेगी। मैं याओ परिवार को तुम्हारा जवाब दे दूंगा। चेन जियांग ने 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के लिए और जल्दी से वहां से चला गया। अध्याय 006 सच्ची क्यूई ज्वाला। अध्याय 006
सच्ची क्यू ज्वाला। चेन जियांग ने नीला ड्रैगन दिव्य व्यायाम से साधना की, जो एक लकड़ी से संबंधित व्यायाम था। नीला ड्रैगन ट्रू क्यू में भारी मात्रा में तात्विक जीवन शक्ति होती थी और इसलिए ये स्पिरिट जड़ी बूटियों को उगाने में बहुत मददगार था। यहाँ तक कि ड्रैगन लार व्यायाम नामक एक विशेष व्यायाम भी था जो जड़ी बूटियों को लगाने और उगाने में सहायता करता था। ड्रैगन लार व्यायाम करने पर उसके नीला ड्रैगन ट्रू क्यू से एक रहस्यमय द्रव उत्पन्न होता था, जिसे स्पिरिट जड़ी बूटियों पर लगाने से उनकी वृद्धि में तेजी आती थी। वर्मिलियन बद्ध दिव्य अभ्यास का अभ्यास करने से व्यक्ति ज्वाला उत्पन्न और प्रज्वलित कर सकता था। ये ज्वाला रसायन विद्या में आवश्यक थी। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास एक बहुत ही बहुमुखी अभ्यास था और इसमें कई भयंकर अभ्यास थे, लेकिन क्योंकि चेन जियांग की ताकत काफी अधिक नहीं थी, वह उनमें से अधिकांश का अभ्यास नहीं कर सका। इस समय चेन जियांग के पास 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं, जो 300,000 छोटे स्पिरिट सिक्कों के बराबर हैं, लेकिन फिर भी यह उसके लिए मध्यम श्रेणी के नश्वर स्तर के बैप्टाइजिंग मैरो डैन खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी कीमत के कारण आम मार्शल कलाकार आमतौर पर डैन नहीं खरीद पाते, क्योंकि उनमें से सबसे सस्ते भी बहुत महंगे होते हैं। TLN मैं दान की जगह दान इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। मैं दान की जगह दान इस्तेमाल करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं बैप्टाइजिंग मैरो पिल की बजाय बैप्टाइजिंग मैरो दान इस्तेमाल करूंगा। पूरे वोहू शहर में सिर्फ एक ही जगह है जो दान बेचने में माहिर है, और वह है स्पिरिट डैन हॉल। यह एक 4 मंजिला इमारत थी और हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी अंदर बिकने वाली चीजें काफी महंगी थीं। इसके अलावा स्पिरिट डैन हॉल के पीछे 16.5 एकड़ जमीन पर एक बड़ी जागीर थी जहां स्पिरिट जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं। हालांकि स्पिरिट डैन हॉल किसी भी कबीले से जुड़ा नहीं था, फिर भी यह कमजोर नहीं था क्योंकि इसमें कई विशेषज्ञ थे। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर कीमिया के उस्ताद भी मिल सकते थे, जो अपने काम के लिए बहुत सम्मानित थे। आखिरकार डैन बहुत दुर्लभ थे और उनके लाभ बहुत थे, जिससे मार्शल कलाकार अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। जैसे ही चेन जियांग स्पिरिट डैन हॉल के अंदर दाखिल हुआ, उसे हॉल में फैली जड़ी बूटियों की सुगंध महसूस हुई, जिससे सांस लेने वाले हर व्यक्ति को सुकून का एहसास हुआ। वहाँ कई काउंटर थे, जिनमें से प्रत्येक काउंटर अलग अलग प्रकार के डैन और जड़ी बूटियां बेच रहा था। यहाँ आने से पहले सु मेयाओ ने चेन जियांग को निम्न श्रेणी के डैनों के साथ अभ्यास शुरू करने के लिए कहा था। इस प्रकार उनका इरादा नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के डैन क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने का था। ये सस्ता और आसानी से बिकने वाला था। एक डैन लगभग 700 स्पिरिट सिक्कों में बिक सकता था और नश्वर मार्शल दायरे के चौथे स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे खाने से काफी ताकत हासिल कर सकता था। युवा मास्टर, वहाँ स्पिरिट डैन बिकते हैं। ये स्टैंड स्पिरिट जड़ी बूटियां बेचने में माहिर है। वक्ता काउंटर के पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की थी। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर बहुत से लोग नहीं थे, इसलिए चेन जियांग बहुत विशिष्ट था। लेकिन भले ही उसने चेन जियांग को एक दर्जा पोशाक पहने हुए देखा, उसने उसे कम नहीं आंका, क्योंकि वह जानती थी कि छिपे हुए विशेषज्ञ कभी कभी स्पिरिट डैन हॉल में आते हैं। हाँ, मैं क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के लिए जरूरी स्पिरिट जड़ी बूटियों के पौधे खरीदना चाहता हूँ। क्या आप इन्हें यहाँ बेचते हैं? चेन जियांग ने खूबसूरत लड़की के पास जाते हुए पूछा। बहुत कम लोग पौधे खरीदने आते थे, क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें उगा पाते थे। जो लोग उन्हें उगा पाते थे, वे आमतौर पर बड़ी ताकतों से जुड़े होते थे और जड़ी बूटियों के बगीचों की देखभाल करते थे। इसके अलावा वे आमतौर पर कीमिया में भी माहिर होते थे। ये ताकतें उन्हें खजाना समझती थीं और उन्हें शायद ही कभी बाहर घूमने की अनुमति होती थी। वह लड़की थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी मीठी मुस्कान के साथ बोली, जरूर। क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के लिए आपको 4 जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। सभी पौधों की कीमतें एक जैसी हैं। ये काफी सस्ती हैं। हर पौधे के लिए सिर्फ 100 बड़े स्पिरिट सिक्के। शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां हैं। एजियो स्पिरिट क्रॉस, ब्लड एलिमेंट फ्लावर, प्रोफाउंड ब्राइट फ्लावर और स्पिरिट लीफ क्रॉस। चेन जियांग ने एक पल सोचा, फिर कहा, मुझे प्रत्येक में से 5 दो। एक सेट के 400 स्पिरिट कॉइन, 5 सेट के 2000 हो जाते हैं। चेन तियानहू ने उसे सिर्फ 3000 बड़े स्पिरिट कॉइन दिए थे। अब उसकी आधी से ज्यादा दौलत खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सबसे बुनियादी डैन भी आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए इतने महंगे थे कि उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल था। लड़की आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह वोहू शहर में उसकी उम्र के किसी व्यक्ति को नहीं जानती थी जो कीमियागिरी की तकनीक का अभ्यास कर सके और जड़ी बूटियां उगा सके। मैं इसे आपके लिए ले आता हूँ, इसलिए कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। लड़की ने यह नहीं सोचा था कि चेन जियांग उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि जो लोग स्पिरिट डैन हॉल के साथ खिलवाड़ करते थे, उन्हें आमतौर पर पछताना पड़ता था। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है? एक सुंदर किशोर, एक शानदार और महंगा सफेद वस्त्र पहने और एक पंखा पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और चेन जियांग को तिरस्कार से देख रहा था। स्पिरिट डैन हॉल की ऊपरी मंजिलों पर उच्च रैंक वाले डैन बेचे जाते हैं, और जो लोग ऊपर जा सकते हैं वे सभी विशिष्ट अतिथि होते हैं। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारी पीठ के पीछे हैं? अपना मुंह बंद करो। ऐसा क्यों है कि जब भी तुम मुंह खोलते हो, बकवास निकलती है? चेन जियांग ने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया। वह किशोर चेन जेन हुआ है और उसकी और चेन जियांग की उम्र लगभग एक जैसी है। वह बेहद बुद्धिमान भी है। छोटी सी उम्र में ही वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश करने में कामयाब हो गया और अब 5वें स्तर से बस एक कदम दूर है। चेन जेनहुआ का चेहरा हरा हो गया,
चेन जियांग, मैं मानता हूँ कि जब हम छोटे थे तब तुम बहुत दुर्जेय थे, लेकिन तुम्हारे पास आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर भी हरा सकता हूँ। चेन जियांग, जो नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, इन शब्दों पर बस हंस ही सका। चौथे स्तर पर कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये चेन जियांग है, वर्तमान चेन परिवार के कुलपति का पोता। मैंने सुना है कि उसके पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं है और वह हमेशा के लिए नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर अटका हुआ है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दान के लिए यहाँ है। चेन जेनहुआ के पीछे से एक खूबसूरत लड़की निकली और चेन जियांग को तिरस्कार भरी नजर से देखा। चेन जियांग ने इस लड़की को पहचान लिया, वह वोहू शहर के गवर्नर की बेटी थी। लगता है एक ही पंख वाले पक्षी सचमुच एक साथ रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गवर्नर की बेटी इतनी सती होगी, ऐसे आदमी के साथ दिखने को तैयार होगी। चेन जियांग ने कहा, फिर उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने उनके द्वारा कष्ट सहे और अपमानित भी हुआ, अब वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने ताकत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, इसलिए उसका मन अपने सामने वाले दोनों से कहीं ज्यादा परिपक्व था। ये देखकर कि चेन जियांग अब उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, चेन जेनहुआ नामक लड़की को गुस्सा आ गया। चेन जेनहुआ गवर्नर की बेटी के सामने अपनी शान दिखाना चाहता था, इसलिए वह चेन जियांग की ओर चल पड़ा। युवा स्वामी, ये रहे आपके द्वारा मांगे गए स्पिरिट हर्ब के पौधे। लड़की उनके ऑर्डर के साथ लौटी और एक स्टोरेज थैली से पौधे निकाले। चेन जेनहुआ को हैरानी हुई कि चेन जियांग यहाँ पौधे खरीदने आया है। चेन जेनहुआ के लिए यह एक आश्चर्य की बात थी, लेकिन वह उपहासपूर्वक हंसा और बोला, चेन जियांग, तुम्हारे पास तो आध्यात्मिक नस भी नहीं है। क्या तुम सच में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाने की सोच रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम कीमिया मास्टर बनना चाहते हो। ये तो बहुत मजेदार है। क्योंकि स्पिरिट डैन हॉल में बहुत अधिक लोग नहीं थे, इसलिए अंदर आमतौर पर बहुत शांति रहती है। इसलिए जब सभी ने किसी को जोर से बोलते सुना कि किसी के पास आध्यात्मिक नस नहीं है और वह कीमिया मास्टर बनना चाहता है, तो वे रुक गए और देखने लगे। चेन जियांग शहर में काफी मशहूर था। आखिरकार उसके दादा चेन परिवार के मुखिया थे। उसके पिता एक जानी मानी हस्ती थे और उनका कोई आध्यात्मिक संबंध नहीं था। ज्यादातर लोग चेन परिवार के मुखिया और चेन तियानहू के बारे में बात करते हुए हमेशा आहें भरते थे। चेन जियांग ने चुपचाप पैसे चुकाए और स्पिरिट हर्ब के पौधे ले लिए। उसने सबकी नजरों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। जैसे ही वह जाने वाला था, चेन जेनहुआ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इतनी सारी स्पिरिट हर्ब बर्बाद करके एक इंसान की बर्बादी हो गई। चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। जब चेन जेनहुआ ने कहा कि उसके अंदर कोई आध्यात्मिक नस नहीं है, तो उसने अनसुना कर दिया। पहले भी उसका मजाक उड़ाया जा चुका था, लेकिन उसे बेकार कहा जाना बर्दाश्त नहीं था। जब सभी ने चेन परिवार के बच्चों को लड़ते देखा, तो वे मन ही मन खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक दिलचस्प शो होगा। चेन जियांग ने मुड़कर घमंडी चेन जेनहुआ की तरफ देखा। अचानक उसकी हथेली से एक ताड़ के आकार की लौ निकली, जिससे कई लोगों को ऐसा लगा जैसे वे किसी सोना में हों। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि थी, इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह लौ एक सामान्य लौ नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक रासायनिक लौ थी। चेन जेनहुआ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम इस सच्ची क्यूई ज्वाला का सामना करो, जो एक बेकार चीज द्वारा बनाई गई है। चेन जियांग ने गहरे और भावहीन स्वर में कहा, केवल विशेष प्रतिभा और दुर्लभ साधना अभ्यास वाले ही सच्ची चीज ज्वालाएं उत्पन्न कर सकते हैं। उन्हें इस प्रकार की प्रतिभा के साथ जन्म लेना होगा और सच्ची चीज ज्वालाओं के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को समझने में सक्षम होना होगा। क्योंकि चेन जेनहुआ चेन जियांग के बहुत करीब था, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। काउंटर के पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की भी उसी हालत में थी। उसके पतले कपड़े सुगंधित पसीने से भीग गए थे, जिससे उसके आकर्षक शरीर और भी ज्यादा उभर कर आ रहे थे। इस भयंकर ज्वाला ने स्पिरिट डैन हॉल में सभी को लकड़ी के मुर्गियों की तरह मूक बना दिया। TLN, लकड़ी के मुर्गे जैसा गूंगा। यह एक चीनी कहानी से आया है। कहानी के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। मूल रूप से भयभीत। अध्याय 007, ड्रैगन लार व्यायाम। अध्याय 007, ड्रैगन लार व्यायाम। ये है, रुको रुको, मेरे स्पिरिट डैन हॉल को मत जलाओ। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक हवा से प्रकट हो गया हो। चेन जियांग के हाथों की ज्वाला बुझने लगी। स्पिरिट डैन हॉल के लोग धीरे धीरे अपने सदमे से उबर रहे थे। वे सभी चेन जियांग की ज्वाला में समाहित क्रोध को महसूस कर सकते थे। चेन जेनहुआ, मुझे मत बताओ कि तुम कचरे से पैदा हुई आग से डरते हो, फिर इससे तुम क्या बन जाते हो? और भी बड़ा कचरा? चेन जियांग ने खुलेआम उपहास करते हुए कहा। चेन जेनहुआ का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कोई भी समझदार इंसान उन लपटों का सामना करने की कोशिश नहीं करेगा। गवर्नर की बेटी का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया। उसने चेन जियांग को हैरानी से देखा। वह उन लपटों के पीछे छिपी ताकत को महसूस कर सकती थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वह उसके साथ सड़क किनारे पड़े कुत्ते की विष्ठा जैसा व्यवहार कर रही थी। कौन जाने क्यों चेन जियांग ने अपनी ताकत दिखाने के बजाय उसे छिपाने का फैसला किया, जैसा कि उसकी उम्र के कोई भी करते। हॉल मास्टर, ये बदमाश, एक अधेड़ उम्र का आदमी छोटा सफेद लबादा पहने चेन जियांग के पीछे से निकला। वह बूढ़ा आदमी चेन जियांग को घूरता रहा। उसका चेहरा अविश्वास, आश्चर्य और खुशी से एक साथ विकृत हो गया। ये बूढ़ा आदमी स्पिरिट डैन हॉल का गुरु था। वह एक बहुत प्रसिद्ध कीमियागर था और चेन जियांग के दादा के साथ उसका पुराना झगड़ा था। छोटे भाई, क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा, जिससे स्पिरिट डैन हॉल के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए।
हॉल मास्टर तो उसे प्रशिक्षु के रूप में लेने को भी तैयार था। सभी जानते थे कि कई कुलीन परिवार अपने बच्चों को उनका शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन अगर उनके माता पिता खुद स्पिरिट डैन हॉल के गुरु से पूछने भी आते तो उन्हें बिना सोचे समझे ही मना कर दिया जाता। सब वहीं जम गए। चेन जियांग की क्षमता ने सभी को चौंका दिया। कोई आध्यात्मिक शिरा न होने के बावजूद वह सच्ची क्यू ज्वाला छोड़ने में सक्षम था, और यह भी कि स्पिरिट डैन हॉल के गुरु ने देखा था कि चेन जियांग एक अच्छा बीज है। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और उपेक्षापूर्वक बोला, हालांकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन आप और मेरे दादाजी दुश्मन हैं, इसलिए मैं आपको अपना शिक्षक नहीं बना सकता। फिर चेन जियांग बिना किसी अफसोस या दुख के सहजता से मुंह मोड़कर चला गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि चेन जियांग ने सचमुच मना कर दिया था। उन्हें शक था कि शायद उसने स्पिरिट डैन हॉल के गुरु की बात गलत समझ ली होगी। स्पिरिट डैन हॉल के गुरु की आहें भरने की आवाज सुनकर ही उन्हें यकीन हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का शिष्य बनने से इनकार कर देंगे। सब सहमत थे कि चेन जियांग मूर्ख था। अपने दादा और स्पिरिट डैन हॉल के गुरु के बीच एक निजी दुश्मनी के कारण उसने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। चेन जिनहुआ का दिल ईर्ष्या से भर गया। कुछ देर पहले ही उसने चेन जियांग को बेरहमी से अपमानित किया था और सबकी निगाहें चेन जियांग पर टिकी थीं, उनकी नजरें तिरस्कार से भरी थीं। लेकिन अब कई लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। इन लोगों की नज़र में एक प्रतिभाशाली कीमियागर किसी भी अन्य प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह दानों को निखारने में सक्षम था। इसके अलावा हालांकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति का अभाव था, फिर भी वह एक प्रखर मार्शल कलाकार बनने में सक्षम था। बेशक चेन जियांग के पास न सिर्फ दिव्य शिराएं थीं, बल्कि वह एक कीमियागर भी बन सकता था। अब वह जड़ी बूटियां लगा सकता था और सच्ची क्यू ज्वालाएं छोड़ सकता था। ये दो शर्तें थीं जिनकी उसे डेंस को परिष्कृत करने के लिए जरूरत थी। हालांकि कीमिया के लिए कुछ अनुभव और उच्च समझ की जरूरत थी। उसे यकीन था कि वह उन डेंस को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाएगा। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि स्पिरिट डैन हॉल का मास्टर उसके दादा का प्रतिद्वंद्वी था और उसके दादा उसके साथ बहुत अच्छे रहे थे। समय समय पर उसके दादा उसे कुछ डैन देते थे, जिससे अंततः वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। चेन परिवार के निवास पर लौटने के बाद चेन जियांग ने अपने पिता को ढूंढा और उन्हें स्पिरिट डैन हॉल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। शाबाश, स्पिरिट डैन हॉल का वह बूढ़ा हमारे चेन परिवार के साथ बुरा व्यवहार करता है। वह हमें वो डैन बहुत ऊंचे दामों पर बेचता है। चूंकि तुम्हारे पास सच्ची क्यू ज्वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए कीमियागर बनना मुश्किल नहीं होगा। अब से मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। चेन तियानहु मन ही मन बहुत उत्साहित था। अब जब उसका बेटा सच्ची क्यू ज्वालाएं छोड़ सकता है तो कहा जा सकता है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शिराओं वाले मार्शल कलाकारों से भी बेहतर। चेन जियांग अपने छोटे से आंगन में जाकर उन स्पिरिट हर्ब्स के पौधे लगाने लगे। शाम को वह अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए और स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध स्पिरिट क्यू को महसूस करने लगे। फिर उन्होंने ताई ची दिव्य व्यायाम के साथ साथ ड्रैगन लार व्यायाम का प्रयोग शुरू किया और जल्दी ही स्पिरिट क्यू को आत्मसात कर लिया। ड्रैगन लार व्यायाम का उपयोग करने के बाद यह उसकी जीभ पर एक विशेष सार छोड़ देगा। जब तक वह इस सार का उपयोग उन स्पिरिट जड़ी बूटियों को पानी देने के लिए करेगा, उन्हें परिपक्व होने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। सुबह चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक नीले रंग की ओस की बूंद देखी। ये बूंद ड्रैगन लार थी। ये देखकर चेन जियांग खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहली बार में ही ड्रैगन लार बनाने में कामयाब हो जाएगा। उसने झट से उस नीली ओस की बूंद को पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी से हल्की नीली आभा निकलने लगी। चमकते पानी की बाल्टी का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने पौधों को सावधानीपूर्वक पानी देना शुरू कर दिया। नीला स्पिरिट ग्रास, रक्त तत्व ग्रास, गहरा चमकीला फूल और स्पिरिट लीफ ग्रास, ये 4 स्पिरिट हर्ब्स निम्न श्रेणी की मॉर्टल हर्ब्स थीं, लेकिन इन्हें परिपक्व होने में आमतौर पर 3 साल लगते थे। हालांकि चेन जियांग ने उनके विकास में तेजी लाने के लिए ड्रैगन लार का उपयोग किया, जिसके बाद उन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने में केवल 1 महीने का समय लगा। नीले रंग की घास जो प्रचंड आत्मा क्यू को प्रदर्शित करती है, नीला आत्मा घास है। जो रक्त के समान लाल और मुट्ठी के आकार की है, वह रक्त तत्व पुष्प है। जो बर्फ के समान श्वेत है और जिससे एक उज्ज्वल आभा निकलती है, वह गहन उज्ज्वल पुष्प है। जो पत्तीदार घास जैसी दिखती है, वह आत्मा पत्ती घास है। चेन तियानहु ने आश्चर्य से छोटे से आंगन में इधर उधर देखा। स्प्रिट जड़ी बूटियों को घूरते हुए उसे साफ याद आया कि 1 महीने पहले तक ये सिर्फ पौधे थे। बेटा, अपनी इस क्षमता के बारे में इसे किसी को भी मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ तुम और मैं ही इसके बारे में जान पाएंगे। जैसे किसी को अपने खजाने का सार्वजनिक रूप से बखान नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें अपनी इस क्षमता के बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। चेन तियानहु ने गंभीर भाव से कहा और यह नहीं पूछा कि उसके बेटे को ये क्षमता कैसे मिली। चेन जियांग ने सिर हिलाया। यह आंगन चेन तियानहु के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए कोई भी उसकी अनुमति के बिना यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और इसलिए चेन जियांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा। रसायन विज्ञान आसान नहीं है। हालांकि आप में रसायन शास्त्री बनने की क्षमता है। खुद से सीखना एक कठिन काम है, खासकर रसायन शास्त्र में। आपको पहले अपनी नींव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई गलत कदम भी उठाते हैं तो जरूरत पड़ने पर हम किसी रसायन शास्त्री की तलाश में जा सकते हैं। चेन तियानहु ने ये कहा, फिर अपनी थैली से एक बाल्टी के आकार की रसायन शास्त्री भट्टी निकाली। TLN
कीमिया भट्टी कुछ इस तरह दिखती है। चेन तियानहू ने कहा, हालांकि यह कीमिया भट्टी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह सबसे अच्छी भट्टी है जो मैं खरीद सकता हूँ। रुको, मैं बड़ों से कुछ पैसे मांगता हूँ, हम बाद में एक बेहतर भट्टी खरीद लेंगे। कीमिया के लिए कीमिया भट्टी सबसे जरूरी चीजों में से एक थी, जड़ी बूटियों के बाद दूसरे नंबर पर। चेन जियांग काली भट्टी से काफी संतुष्ट था। हंसते हुए और सिर हिलाते हुए उसने कहा, शुक्रिया पापा, आप मेरे परिष्कृत दानों का स्वाद चखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। चेन तियानहू हंसते हुए बाहर चला गया। इस महीने पौधों की देखभाल के अलावा चेन जियांग ने अपना ज्यादातर समय सू मेयाओ से कीमिया के मुख्य पहलुओं के बारे में पूछताछ में बिताया। उस मोहक लड़की ने कीमिया की सभी जटिलताओं को ध्यान से समझाया, जिससे चेन जियांग को पता चल गया कि वह क्या कर रहा है। जैसे जैसे चेन जियांग ने कीमिया सीखी, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए ज्वाला को नियंत्रित करना, लगातार सच्ची क्यूई डालना और दान को ठोस बनाना, जिसके लिए आध्यात्मिक शक्ति के अत्यंत सटीक नियंत्रण और प्रयोग की आवश्यकता थी। बहन मेयाओ, मुझे इन दानों को परिष्कृत करने की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? चेन जियांग ने परिपक्व जड़ी बूटियां चुनते समय रिंग के अंदर सू मेयाओ के साथ बातचीत करने के लिए आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। कुछ प्रसंस्करण के बाद ही वे कीमिया के लिए इस्तेमाल करने योग्य होंगी। प्रसंस्करण के चरणों के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता थी, लेकिन चेन जियांग के लिए वे वास्तव में मायने नहीं रखते थे, क्योंकि सू मेयाओ ने उन्हें पहले ही ये चीजें सिखा दी थीं। सू मेयाओ ने मधुर स्वर में कहा, तुम सबसे जल्दी 1.5 साल में शुरू कर पाओगे। क्या? याओ परिवार के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुकाबले से पहले मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। चेन ने चौंकते हुए जवाब दिया। बाय यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, कितना मूर्ख है, तुम उससे कीमिया में प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हो? अपनी ताकत से तुम उसे आसानी से मार सकते हो। चेन जियांग के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। अगर उसने याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति का वध कर दिया तो याओ परिवार और चेन परिवार में जरूर युद्ध छिड़ जाएगा, और उसके पिता या यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्गों को भी बीच में आना पड़ेगा। ये बहुत तकलीफदेह होगा। वह स्पिरिट जड़ी बूटियों को संसाधित करना शुरू करता है और फिर उन्हें भट्टी में रखता है। इसके बाद हर चरण को बेहद सटीकता से पूरा करना होता है। कीमिया के मूल चरणों में शामिल हैं कीमिया भट्टी के अंदर सच्ची क्यूई डालना, स्पिरिट जड़ी बूटियों को पकाना, स्पिरिट जड़ी बूटियों द्वारा अद्वितीय स्पिरिट क्यूई उत्सर्जित करने की प्रतीक्षा करना, उन विभिन्न स्पिरिट क्यूई को नियंत्रित करना और उन्हें सूखी स्पिरिट जड़ी बूटियों के साथ मिलाना, उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करना और फिर उन्हें एक डैन में जमाना। चेन जियांग ने अपने दोनों हाथ भट्टी के 2 अलग अलग मुंहों पर रखे और फिर अपनी लपटें उसके अंदर डाल दी। साथ ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भट्टी की आंतरिक स्थिति का निरीक्षण भी किया। अध्याय 008 सफल गोली शोधन। अध्याय 008 सफल दान शोधन। लौ को रसायन भट्टी में डाला गया, जिससे अंदर मौजूद स्पिरिट जड़ी बूटियां सूख गईं। सूखी स्पिरिट जड़ी बूटियों के अंदर स्पिरिट क्यू का कुछ अवशेष बचा था, इसलिए उसका पहला प्रयास विफल रहा। फिर भी चेन जियांग इससे निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसने कुछ बातें सीख ली थीं। उसने जाना कि उसकी लपटें कितनी प्रचंड हैं और उसे उन लपटों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना होगा। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों का अगला सेट उठाया। इस बार उसने आग को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए अपने नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया। उसने भट्टी के अंदर स्पिरिट जड़ी बूटियों को सावधानी से पकाया, लेकिन एक बार फिर वह असफल रहा। लगातार 3 बार असफलता का सामना करने के बाद चेन जियांग ने कुछ अनुभव हासिल करना शुरू कर दिया था। हर पिछले प्रयास के साथ ज्वाला पर नियंत्रण के बारे में उसका ज्ञान बढ़ता गया था। चौथी कोशिश में चेन जियांग आखिरकार सारी स्पिरिट क्यूई निकालने में कामयाब हो गया। अब वह कीमिया के अगले चरण में प्रवेश कर सकता था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रसायन भट्टी में डालते हुए उसने अंदर झांका। चेन जियांग ने देखा कि विभिन्न रंगों की स्पिरिट क्यूई स्पिरिट जड़ी बूटियों से निकल रही थी। अब उसने इन स्पिरिट क्यूई को घुमाकर इंद्रधनुषी भंवर बनाना शुरू कर दिया। पहले से ही सूख चुकी स्पिरिट जड़ी बूटियां धीरे धीरे धूसर राख में बदल गईं। जब वे पूरी तरह से रूपांतरित हो गए तो चेन जियांग ने इन स्पिरिट जड़ी बूटियों से निकलने वाली स्पिरिट क्यूई में हेरफेर किया और इसे हर्बल पाउडर के साथ मिलाया। चेन जियांग अब नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। उसके पास आध्यात्मिक शक्ति का अच्छा भंडार था, फिर भी वह अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि उसने हर्बल स्पिरिट क्यू के इंद्रधनुषी भंवर को 5 छोटे भंवरों में विभाजित कर दिया था और साथ ही उन्हें हर्बल पाउडर के 5 बराबर भागों से मिलाने की कोशिश कर रहा था। वह एक साथ 5 दानों को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा था। 5 भंवर बनाते समय चेन जियांग की भौहें सिकुड़ने लगीं और उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसे न केवल अपनी लपटें बनाने के लिए सच्ची ची का इस्तेमाल करना था, बल्कि उसे बनी हुई लपटों को नियंत्रित भी करना था। साथ ही दानों को जमाना भी था, जिसके लिए उसे भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ी। ये सफल होना ही चाहिए। चेन जियांग ने मन ही मन चिल्लाया। 5 हर्बल स्पिरिट क्यूई भंवर तेजी से घूम रहे थे और आपस में मिलने भी लगे थे। अब उसे बस सही मात्रा में पानी डालना था और दोनों को 5 डैन में सफलतापूर्वक जमने देना था। चेन जियांग के माथे से लगातार पसीना बह रहा था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। फिर भी वह अपनी सच्ची ची ज्वालाएं और आध्यात्मिक शक्ति छोड़ता रहा। उसने अपनी लगभग सारी सच्ची ची खर्च कर दी थी। मैं अंततः सफल हो गया। साथ ही मैंने इन 5 दानों को परिष्कृत करने में पूरा दिन लगा दिया। कीमिया को वास्तव में बहुत समय की आवश्यकता होती है, चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा। चेन जियांग ने रसायन भट्टी खोली और छटते हुए कोहरे में 5 बर्फ जैसे सफेद
क्वेंचिंग बॉडी डैंस को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी क्वेंचिंग बॉडी डैन खाए थे, लेकिन उन डैंस की गुणवत्ता इनके आसपास भी नहीं थी। अगर उन पुराने कीमियागरों को पता चलता कि उसने एक दिन में क्वेंचिंग बॉडी डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है, तो वे निश्चित रूप से शर्म से मर जाते। कई कीमियागरों को पहली बार एक डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में 3 से 5 साल लग जाते थे। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली कीमियागरों को भी 1.5 साल लग जाते थे और इसके अलावा वे एक बार में केवल एक डैन ही परिष्कृत कर पाते थे। लेकिन चेन जियांग ने अपने पहले प्रयास में ही 5 डैनों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। इसलिए यदि उन पुराने कीमियागरों को पता चल गया तो वे शायद सदमे से मर जाएंगे। उन पुराने कीमियागरों की तो बात ही छोड़िए, सु मेयाओ और बाई यूयू बहनें भी चेन जियांग की कीमियागिरी की अंतर्निहित प्रतिभा से डर गईं। उन्होंने अपने नाजुक हाथों से डैन का निरीक्षण किया और उनके चेहरे के भाव आश्चर्य से भर गए। हाँ, बहन मियाओ, पहले आपने कहा था कि मुझे एक डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए 1.5 साल तक इंतजार करना होगा, लेकिन मैंने उन्हें एक ही दिन में सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। अब आप मुझे इनाम दे सकती हैं। चेन जियांग गर्व से हंसने लगा। सु मेयाओ भी बहुत खुश थी। उसने मनमोहक आवाज में पूछा, तो फिर युवा मास्टर चेन, हम बहनें आपको कैसे पुरस्कृत कर सकती हैं? चेन जियांग ने दोनों हाथों से अपनी छाती को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक चुंबन कैसा रहेगा? गाल पर सपने देखो दोस्त, बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, फिर रिंग के अंदर लौट गई। सु मेयाओ अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए चेन जियांग के पास पहुंची और अपने कोमल होठों से उसके गाल पर एक चुंबन दिया। मेरे प्यारे भाई, तुम कड़ी मेहनत से ही सफल हुए हो, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। चेन जियांग केवल मजाक कर रहा था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह खूबसूरत लड़की वास्तव में उसे चुंबन देगी। सु मेयाओ ने स्तब्ध चेन जियांग को देखा और अपना मुंह ढकते हुए हंसा, फिर रिंग में लौट आया। चेन जियांग ने उसकी बची हुई खुशबू को सूंघते हुए गहरी सांस ली। अपनी धड़कनें कम करते हुए वह फुसफुसाया, वह वाकई एक खतरनाक औरत है। मैं अनजाने में उसकी चाल में फंस गया और मोहित हो गया। उसने अपने हाथ में पहनी अदृश्य अंगूठी को ऐसे छुआ जैसे किसी प्रेमी के चेहरे को सहला रहा हो। अपनी अंगूठी के अंदर की परियों को जल्द से जल्द अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उसने खुद को प्रेरित किया। एक शमन शरीर दान 700 स्पिरिट सिक्कों में बिकता है और चेन जियांग ने 5 दानों को परिष्कृत किया, इसलिए वह उन्हें 3500 स्पिरिट सिक्कों में बेच सकता है। उसने खूब कमाई की और यह भी कि उसके पास अभी भी परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां बची हैं, इसलिए अगर वह फिर से सफल हो जाता है तो 3500 स्पिरिट सिक्कों का और मुनाफा हो सकता है। चेन जियांग ने कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ा था कि जड़ी बूटियों के एक समूह से 5 शमन शरीर दान तक का शोधन किया जा सकता है, इसलिए उसका लक्ष्य हमेशा एक ही बार में 5 दानों का शोधन करना था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक साथ 5 दानों का शोधन तभी संभव है जब जड़ी बूटियों का पूरी कुशलता से उपयोग किया जाए। केवल उच्च स्तरीय कीमियागर ही, जिन्हें बेहतर समझ हो, इस तरह से दानों को ठोस बना सकते हैं, और समय भी सबसे महत्वपूर्ण था। सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक शक्ति और ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए रसायन भट्टी के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वे असफल हो जाएंगे। शरीर को निखारने में क्वेंचिंग बॉडी डैन बहुत मददगार साबित होता है, लेकिन ये मॉर्टल मार्शल दायरे के तीसरे या उससे निचले स्तर के मार्शल कलाकारों तक ही सीमित हैं, और चूंकि चेन जियांग अब मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था, इसलिए क्वेंचिंग बॉडी डैन ज्यादा मददगार नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह उसे अपनी सच्ची क्यूई को जल्दी से बहाल करने में मदद कर सकता है। चेन जियांग ने एक डैन खाया और उसके शरीर में आधी से ज्यादा सच्ची क्यूई वापस आ गई। उसने बाकी 4 डैन चेन तियानहू के पास चखने के लिए ले जाने का फैसला किया। स्वाद अच्छा है, लेकिन मैंने अभी 700 स्पिरिट सिक्के खा लिए हैं। चेन जियांग कुछ दुख के साथ अपने पिता के पुस्तकालय में गया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन चेन तियानहू को नींद नहीं आ रही थी। वह अभी भी लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट से जुड़ी कुछ बातें सोच रहा था, यह उसकी आदत थी। जियांग तुम्हें क्या परेशानी आ गई है कि तुम इतनी देर रात मुझे ढूंढने आए हो? चेन तियानहू ने चेन जियांग के शरीर से आती जड़ी बूटियों की खुशबू को सूंघा और तुरंत भौहें चढ़ा दी। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि पिताजी उस पहले डैन का स्वाद चखें जिसे मैंने परिष्कृत किया है। क्या? चेन तियानहू आंखें फाड़े और अविश्वास से भरा चेहरा लिए गुस्से से खड़ा हो गया। उसने पहले सोचा था कि चेन जियांग को कुछ डैंस को सफलतापूर्वक निखारने में 8 से 10 साल लगेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसे बस एक दिन लगेगा। बस एक दिन। चेन जियांग ने चेन तियानहू को 4 बर्फ जैसे सफेद शमनकारी शरीर दान दिए। चेन तियानहू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया जब उसने अविश्वास से उन 4 बर्फ जैसे सफेद दानों को देखा, अभी भी गर्म। चेन तियानहू का दिमाग सदमे से सुन्न हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसका बेटा एक ही दिन में कीमिया समझ लेगा। क्या वो कोई ऐसा जीनियस है जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है? यद्यपि इस प्रकार के प्रतिभाशाली लोगों का विभिन्न ताकतों द्वारा सम्मान किया जाता है, लेकिन कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं, और यदि ऐसे लोग हैं जो उन्हें भर्ती करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि ऐसे लोग भी होंगे जो उनकी हत्या करना चाहेंगे। चेन तियानहू ने गहरी सांस ली, अपने उत्साह से भरे दिल को शांत करते हुए कहा, स्पिरिट डैन हॉल की तुलना में इसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर है, इसलिए ये कम से कम 800 स्पिरिट सिक्कों में बिकेगा। मैं ये 4 डैन ले लूंगा और इन्हें बेचने और कुछ स्पिरिट हर्ब के पौधे खरीदने में आपकी मदद करूंगा।
चेन जियांग, जो आत्मा जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने में सक्षम था और फिर कुछ ही दिनों में उन्हें डैन में परिष्कृत कर सकता था। चेन तियानहु जानता था कि उसका बेटा निकट भविष्य में ग्रैंडमास्टर स्तर का कीमियागर बन जाएगा। आप इन चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकते। पहले मॉर्टल लेवल के निम्न श्रेणी के डैनों को अच्छी तरह से परिष्कृत करें और जब आपको इसकी आदत हो जाए तो उच्च स्तर पर आगे बढ़ें। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और वह आराम करने के लिए अपने आंगन में लौट आया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहाल होने तक इंतजार किया। फिर उसने एक बार फिर जड़ी बूटियों के अंतिम सेट को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अगले दिन चेन जियांग सुबह जल्दी उठा और शरीर को शांत करने वाले दान को परिष्कृत करने के बारे में सोचने लगा। वह कुछ उत्साहित था और एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद इस बार वह बस पिछले चरणों का पालन कर रहा था। वह आसानी से दान को जमा देने के अंतिम चरण तक पहुंच गया। रसायन भट्टी में हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट QE के 5 समूह थे जो मिलकर एक कीचड़ में बदल गए। चेन जियांग इस बार शांत था, पिछली बार की तरह नहीं जहां उसने अपनी अधिकांश सच्ची QE और आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग कर लिया था। सफल। चेन जियांग ने राहत की सांस ली, भट्टी का ढक्कन खोला और उसने 5 क्वेंचिंग बॉडी डैन देखे। इस बार डैंस को परिष्कृत करने में उन्हें केवल 2 घंटे लगे। अगले कुछ दिनों में चेन जियांग ने कई आत्मिक जड़ी बूटियों के विकास को तेज किया और फिर उन्हें दानों में परिष्कृत किया। वह न केवल शरीर को शांत करने वाले दान को परिष्कृत कर रहा था बल्कि उसने कई अन्य निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के दानों को भी परिष्कृत किया जिनके कई व्यावहारिक उपयोग हैं, जैसे QE दान को पुनर्स्थापित करना, स्वर्ण उपचार सार, विषनाशक दान, QE दान को जमाना आदि। हालांकि शुरुआत में हर बार उसे कुछ असफलताएं मिलती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह स्पिरिट जड़ी बूटियों की प्रकृति से परिचित होता गया और अपनी लपटों को नियंत्रित करने में बेहतर होता गया, साथ ही उसे कई युक्तियां भी मिलती गईं, तो स्वाभाविक रूप से वह डैंस को परिष्कृत करने में बेहतर होता गया। सू मेयाओ, इस रहस्यमय लड़की की कीमिया तकनीक बहुत शानदार थी और पहले वह विश्वास नहीं करता था कि यह आश्चर्यजनक आकर्षक लड़की कीमिया भी जानती है, क्योंकि उनके ज्ञान में कीमियागर या तो गंजे या सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। पिछले कुछ दिनों से चेन जियांग बिल्कुल भी थका नहीं था और कीमिया के अभ्यास से उसकी QE साधना पर कोई असर नहीं पड़ा। वह शाम को ड्रैगन लार व्यायाम का अभ्यास भी कर रहा था ताकि नीली ओस की बूंदें बन सकें जो आत्मा जड़ी बूटियों के विकास को तेज कर सकती थीं। एक बार फिर 1 महीना बीत गया और इस महीने में चेन जियांग निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के दानों को परिष्कृत करने में कुशल हो गया। संपादक नोट, याद रखें, डैंस गोलियां हैं। अध्याय 009 कुलपति चयन बैठक। अध्याय 9 कुलपति चयन बैठक। आज चेन जियांग स्पिरिट जड़ी बूटियों की वृद्धि में तेजी लाने नहीं गया। सुबह सुबह वह चेन परिवार के विला के बीचों बीच स्थित विशाल मैदान में चला गया, क्योंकि आज नए मुखिया के पद को अंतिम रूप देने का दिन था। चेन परिवार का मुखिया पद 3 महीने से खाली था, जिससे चेन परिवार में कुछ अफरा तफरी मची हुई थी। चेन परिवार के विला का विशाल मैदान ईंटों से ढका हुआ था और पूरे चेन परिवार के कई महत्वपूर्ण बच्चे वहां खड़े थे, जो चेन परिवार के कुलीन जूनियरों में से लगभग 300 थे। चेन परिवार के सभी लोगों ने मैदान को घेर लिया और बीच में एक बड़ा क्षेत्र खाली छोड़ दिया गया, जहां 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष खड़े थे, जिनमें से एक चेन तियानहु था। चेन जियांग भी भीड़ के बीच मौजूद था। वह सब कुछ खुशी से देख रहा था और अपने पिता को कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए किसी भी समय आगे आने को तैयार था। मोटी भौंहों, बड़ी आंखों, भूरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, चेन तियानहु, आप जानते हैं कि चेन परिवार के कुलपति पद के लिए हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का नाम चेन हाओहाई था और वह चेन परिवार का एक शाखा कमांडर था। वह चेन तियानहु से भी बड़ा था और नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। चेन परिवार की यह शाखा भी काफी शक्तिशाली थी, इसलिए उसने सोचा कि वह चेन परिवार का मुखिया बनने के योग्य है। वरिष्ठता के कारण चेन जियांग को उसे चाचा कहना जरूरी था। चेन तियानहु की आंखें, जो क्रोध से भरी थीं, चेन हाओहाई को घूर रही थीं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बेशक मैं जानता हूँ, कुलपति के रिश्तेदारों में अच्छी क्षमता होनी चाहिए ताकि उनके परिवार के सदस्यों पर बर्बाद होने वाले सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग से बचा जा सके। चेन जियांग की मां का पहले ही निधन हो चुका था और चूंकि चेन जियांग समझदार था, इसलिए उसने कभी नहीं पूछा कि उनकी मां का निधन कैसे हुआ। इसलिए चेन तियानहु ही चेन जियांग का एकमात्र करीबी रिश्तेदार था। हाँ, लेकिन आपके बेटे में कोई आध्यात्मिक शिराएं नहीं है, इसलिए अगर आपको कुलपति का पद मिल गया तो आप जरूर उस पर ढेर सारी कीमती गोलियां खर्च करेंगे। सबको पता है कि इतने सालों में आपने ढेर सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गोलियां खरीदकर उस पर इस्तेमाल की हैं। क्या आप अपने बेटे की फिर से मदद नहीं करेंगे? चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, सब जानते हैं कि वह एक बेकार इंसान है जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चेन तियानहु स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका बेटा अपने साथियों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह सिर्फ उसकी ताकत को छिपाना चाहता था और इसे उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा ये परेशानी का कारण बन सकता था। मेरा बेटा सच्ची QE अग्नि छोड़ सकता है, उसमें कीमियागर बनने की क्षमता है। कौन कहता है कि वह बेकार है? चेन परिवार के बुजुर्गों की शायद कुछ और राय होगी, चेन तियानहु ने उपहास करते हुए कहा। इस समय सभी ने चर्चा शुरू कर दी। चेन जियांग द्वारा स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का शिष्य बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की बात वोहू शहर में पहले ही फैल चुकी थी। हालांकि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक शिरा नहीं थी,
फिर भी वह सच्ची क्यों ही ज्वाला छोड़ सकता था, इसलिए उसके पास कीमियागर बनने का अवसर था। चेन हाओहाई ने ठहाका लगाते हुए ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसने स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का शिष्य बनने से इनकार कर दिया। उसका तो कोई गुरु भी नहीं है, इसलिए उसे कीमियागर बनने में मुश्किल होगी। इस बिंदु पर चेन जियांग की शांत और स्थिर आवाज सभी ने सुनी। मैं अब निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर, शमन शरीर दान को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। चेन जियांग की बातें सुनकर सब लोग सन रह गए और चेन हाओहाई हंसने लगे। हुआन को शियाओएर, तुम सिर्फ 16 साल के हो और अभी से एक गोली बना सकते हो। ऐसा मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे पिता को कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में कोई मदद मिलेगी। इसके अलावा किसी बड़े के सामने झूठ बोलने पर तुम्हें कड़ी सजा भी मिल सकती है। TLN हुआन को शियाओएर एक चीनी कहावत है। मुझे अंग्रेजी में ऐसी कोई कहावत नहीं मिली। इसका प्रयोग किसी छोटे उम्र के व्यक्ति का उपहास करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो कृपया टिप्पणी करें। तुम्हें लगता है कि तुम याओ परिवार के जीनियस हो। याओ परिवार के लोग गोलियां बनाने वाले कुलीन परिवारों में से एक हैं। उनकी विरासत बहुत समृद्ध है। चेन जियांग भीड़ के अंदर से आया और स्थिर दृष्टि और शांत भाव से उसने एक कीमिया भट्टी आगे बढ़ाई। उपहास करते हुए चेन हाओहाई को देखा और कहा, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं एक ही कोशिश में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत कर सकता हूँ। अगर मैं सफल रहा तो तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगने के लिए झुकोगे। चेन हाओहाई फिर से हंसने लगे और बाकी सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग एक बुजुर्ग के सामने इतना अहंकारी हो सकता है। चेन हाओहाई चेन जियांग के रवैये से नाराज हो गया। चेन जियांग न सिर्फ उससे उम्र में बहुत छोटा था, बल्कि वह सबके सामने उसकी अवज्ञा भी कर रहा था। चेन तियानहू ने अपने बेटे के कार्यों का पूरा समर्थन किया और इस समय उन्हें अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर गर्व महसूस हुआ। चेन हाओहाई का चेहरा गुस्से से भरा था और उसने भारी स्वर में कहा, तुमने क्या कहा? बातचीत के बीच में ट्रू क्यूई चेन जियांग की ओर दौड़ा, लेकिन वास्तव में चेन तियानहू ने उसे तितर बितर कर दिया। चेन जियांग की दोनों आंखें चेन हाओहाई को घूर रही थीं और अपनी आवाज को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शर्त लगाएं कि क्या मैं एक प्रयास में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत कर सकता हूं, और अगर मैं सफल रहा तो आप सभी के सामने झुकेंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ यह बात दोहराई ताकि कोई इसे मजाक न समझे, और उसके हाव भाव भी अहंकार से भरे थे। क्या कोई किशोर किसी बड़े का इस तरह सामना कर सकता है? चेन परिवार में ज्यादातर लोग ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चेन हाओहाई गुस्से से कांप रहा था क्योंकि उसने चेन जियांग को गंभीर नजर से पूछते देखा था और उसने तुरंत पालन करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आसपास के सभी लोग जवाब का इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग चेन हाओहाई को गौर से देख रहा था और बोल रहा था, तुम मुझे बेकार बताकर सबके सामने बदनाम कर रहे हो और अब मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ, साथ ही तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। एक वरिष्ठ होने के बावजूद तुम मेरे साथ शर्त लगाने से इनकार कर रहे हो। चेन हाओहाई इस छोटे से बदमाश को बुरी तरह पीटना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार चेन परिवार के एक बच्चे को मारना बहुत गंभीर मामला था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चूंकि ऐसा ही है चेन हाओहाई, तुम उससे शर्त लगा लो, लेकिन झुककर माफी मांगना ठीक नहीं है। आखिरकार ये तो बस एक छोटे से बदमाश के गुस्से भरे शब्द थे। अगर वो एक ही बार में गोली बना सकता है तो चेन हाओहाई, तुम्हें उसे उचित मुआवजा देना होगा। मैं सहमत हूँ, अगर मेरा बेटा हार जाता है तो मैं कुलपति पद के लिए नहीं लड़ूंगा, चेन तियानहू ने कहा। फिर चेन जियांग की ओर सिर हिलाया। चेन तियानहू के शब्दों से हंगामा मच गया। चेन हाओहाई ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर मैं हार गया तो मैं उसे अपनी 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास दे दूंगा। 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास। सब लोग एक साथ धीमी आवाज में चिल्लाए। उन्हें आश्चर्य क्यों न होता, 1000 साल से उगाई गई रक्त आत्मा घास एक बहुत ही महंगी और घटिया किस्म की आत्मा जड़ी बूटी थी। चेन जियांग, अगर आप अभी कीमिया शुरू करते हैं तो आपको कितने समय की आवश्यकता होगी? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वह चेन परिवार का एक बुजुर्ग था और एक निश्चित प्रतिष्ठा रखता था। सभी की समझ के अनुसार एक नश्वर स्तर की निम्न श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में कम से कम आधा दिन लगेगा और सबसे तेज इसमें 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अब इसे एक 16 वर्षीय किशोर द्वारा परिष्कृत किया जा रहा था। जल्दी करो, हमें ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। बातचीत के बीच में चेन जियांग पालथी मारकर बैठ गया और वह बुजुर्ग और चेन हाओहाई चेन जियांग को धोखा देने से रोकने के लिए कीमिया भट्टी की जांच करने आए। घटिया कीमिया भट्टी, ऐसा लगता है कि चेन तियानहू आप बहुत गरीब हैं। चेन हाओहाई ने उपहास करना शुरू कर दिया क्योंकि हर कोई जानता था कि चेन तियानहू का सारा पैसा चेन जियांग पर खर्च किया गया था। चेन जियांग ने अपनी भंडारण थैली से जड़ी बूटियां निकाल लीं, उन्हें फिर से व्यवस्थित किया और उनका निरीक्षण किया। भट्टी में अपनी गर्म सच्ची क्यूई लौ डालते हुए उसने सभी जड़ी बूटियां अंदर डाल दी और उसका हर कदम बहुत सावधानी से था, लेकिन उस सच्ची क्यूई ज्वाला ने भी सभी को थोड़ा हैरान कर दिया। हालांकि कई लोग हमला करने के लिए ज्वालाएं छोड़ सकते हैं, लेकिन वे ऐसा केवल किसी युद्ध कौशल से ही कर सकते हैं और ये ज्वालाएं केवल हमला करने के उद्देश्य से ही छोड़ी जा सकती हैं। सरल शब्दों में, वे चेन जियांग की तरह ज्वालाओं को उतनी स्वतंत्रता से नियंत्रित नहीं कर सकते और केवल तभी जब वे अग्नि नियंत्रण जैसे अभ्यास करते वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये अभ्यास बहुत दुर्लभ और अभ्यास करने में कठिन थे। चेन जियांग ने लगातार कीमिया भट्टी के अंदर लौ डाली और इस समय कीमिया भट्टी के भीतर से कुछ हर्बल सुगंध की गंध लीक हो गई। 1 घंटा बीत चुका था
और सभी ने बंद आंखों से देखा कि चेन जियांग की भौहें अचानक फड़कने लगीं। देखने वालों को पता चल गया कि वह सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और चेन हाओहाई जो ये सब देख रहा था पसीना पसीना हो गया। उसे चिंता थी कि अगर वह हार गया तो उसे 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास छोड़नी पड़ेगी। सभी ने कीमिया भट्टी के अंदर से धुआं निकलते देखा और इस समय चेन जियांग ने भी अपनी आंखें खोली और एक खुश अभिव्यक्ति के साथ खड़े होकर कहा, कृपया इसका निरीक्षण करें। क्या 1 घंटे में पूरा हो गया? सबके चेहरे पर सवाल थे। उस बुजुर्ग ने पहले निरीक्षण करना शुरू किया। हालांकि उसे कीमिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वह कीमिया की प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ था और वह चेन जियांग पर ध्यान से नजर रख रहा था, ये जानते हुए कि चेन जियांग कीमिया के बुनियादी चरणों का पालन करता है। हालांकि उसे कीमिया भट्टी के अंदर की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, फिर भी वह भट्टी की गर्मी में लगातार बदलाव महसूस कर पा रहा था और ये बदलाव बहुत सूक्ष्म थे। भट्टी का ढक्कन खोलते ही सबको हल्की सी जड़ी बूटियों जैसी खुशबू आई और वे इस खुशबू से पूरी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा उन्होंने शोधन प्रक्रिया भी देखी और जब उन्होंने बुजुर्ग को 5 बर्फ जैसी सफेद गोलियां निकालते देखा तो सब खुद को खुशी से झूमने से नहीं रोक पाए। अध्याय 0010 मैं लड़ूंगा। अध्याय 010 मैं लड़ूंगा। ये क्या मैं गलत था? वह सिर्फ 16 साल का है और अभी से ही क्वेंचिंग बॉडी पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है। वह बेहद प्रतिभाशाली है। एक आदमी चौंक कर चिल्लाया, लगता है इस क्वेंचिंग बॉडी पिल की क्वालिटी हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोली से कहीं बेहतर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग इतना गुप्तचर होगा। वह अपनी ताकत छुपाकर समय का इंतजार कर रहा है। सिर्फ उसकी कीमिया तकनीक ही उसे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शिराओं वाले उन प्रतिभाशाली लोगों से कहीं ज्यादा मूल्यवान बनाती है। एक और आदमी ने आश्चर्य से कहा। इस मैदान में एकत्रित चेन परिवार के सभी मुख्य सदस्य अब ईर्ष्या और जलन से भर गए। चेन हाओहाई एक साथ हैरान, दुखी और गुस्से में था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया था। जाहिर सी बात है कि उसने अभी अभी 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास खो दी थी। अगर उसे नीलामी घर में ले जाया जाता तो वह बहुत ऊंची कीमत पर बिकती। चेन परिवार के बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं और वह अपनी हथेली में बर्फ जैसी सफेद गोलियों को घूर रहा था। मेरे चेन परिवार को आखिरकार एक कीमियागर मिल ही गया। चेन परिवार को आखिरकार एक कीमियागर मिल ही गया। इन छोटे छोटे शब्दों ने चेन परिवार के हर सदस्य का खून खौल उठा। चेन परिवार के पास कोई कीमियागर नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा बनाई गई गोलियां खरीदने के लिए भारी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़े। इस वजह से दूसरे कुलीन परिवारों के कुछ उग्र योद्धाओं ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन अब चेन परिवार में एक कीमियागर भी था। और हाँ, वो लड़का इतना छोटा था, देर सवेर उसे ग्रैंडमास्टर स्तर का कीमियागर बनना ही था। चेन हाओहाई, आपने मेरे बेटे के साथ स्वेच्छा से शर्त लगाई थी, अब आपको अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चेन तियानहू ने हंसते हुए कहा। हुन्फ। चेन हाओहाई को जलन तो हुई, लेकिन साथ ही बहुत दुख भी हुआ। उसने अनिच्छा से 1000 साल की रक्त आत्मा घास निकाली और चेन जियांग को दे दी। अब पूरे चेन परिवार में कोई भी चेन जियांग को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अब 16 साल का कीमियागर बन चुका था। शाखा परिवारों की कई लड़कियां भी चेन जियांग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगीं। चेन परिवार के कई युवा लड़के चेन जियांग को अपनी आंखों में आग की तरह घूर रहे थे। वे मरने की हद तक ईर्ष्या कर रहे थे। चेन जियांग ने उनकी प्रतिक्रियाओं की ओर से पूरी तरह से आंखें मूंद लीं, क्योंकि उन्हें याद था कि इनमें से कई लोगों ने पहले भी उनका उपहास किया था। भले ही आपका बेटा एक कीमियागर हो, फिर भी आपको कुलपति पद के लिए लड़ना होगा। चेन हाओहाई ने जवाब दिया। 2 अन्य अधेड़ उम्र के पुरुष, जो पहले चेन तियानहू के साथ कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ने अपनी वापसी की घोषणा कर दी। वे ये बता सकते थे कि चेन जियांग केवल 16 वर्ष का था, फिर भी वह पहले से ही एक नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता था कि उसका भविष्य अथाह और संभावित रूप से असीम था। ऐसे व्यक्ति को अपमानित न करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। चेन हाओहाई और चेन तियानहू के अलावा पैट्रियार्क की उपाधि के लिए प्रतियोगिता में केवल एक अन्य व्यक्ति शेष था। चेन हाओहाई ने कहा, चेन तियानहू, अब तुम्हें बस हम दोनों भाइयों से लड़ना है। अगर तुम जीत गए तो स्वाभाविक रूप से कुलपति का पद तुम्हारा होगा। चेन तियानहू ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? तो फिर क्या तुम दोनों एक साथ आओगे या एक एक करके? हालांकि चेन तियानहू संख्या में कम थे, फिर भी उनकी वाणी में कमजोरी का कोई संकेत नहीं था, बल्कि उनका मजबूत चरित्र झलक रहा था। चेन तियानहू वाकई दूसरों को अपने आगे झुकाने में सक्षम थे। जाहिर है, आमने सामने की टक्कर होगी। हम भाई तो नहीं चाहेंगे कि कोई हमें बदमाश समझे, है ना? चेन हाओहाई की बात सुनकर भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे उन तीनों को थोड़ी और जगह मिल गई। अकेले नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर 2 अभ्यासियों के बीच लड़ाई से उत्सर्जित आघात तरंगें अत्यंत भयावह थीं। सभी लोग मैदान के किनारों से पीछे हट गए। चेन तियानहू और चेन हाओहाई दोनों एक साथ अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़े। दोनों की हथेलियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। उनकी हथेलियां एक दूसरे से सटी हुई थीं और वे अपनी सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करके प्रतिस्पर्धा करने लगे। चेन हाओहाई का पूरा शरीर तपती हुई सच्ची ची से ढका हुआ था, जबकि चेन तियानहू की कोई हरकत नहीं थी, लेकिन सच्ची ची से भरी भयानक नीली नसें चेन तियानहू पर दिखाई दे रही थीं। दोनों अब भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं, गंभीर भावों से एक दूसरे को देख रहे हैं। अचानक पूरा मैदान हिलने और थरथराने लगा, उनके नीचे की जमीन फटने लगी और हवा के तेज झोंके चारों दिशाओं में रेत और धूल उड़ा रहे थे।
चेन तियानहू ने जोर से दहाड़ा और उसके साथ ही कंपन गायब हो गया और तेज हवा का प्रवाह भी थम गया। चेन हाओहाई भारी मात्रा में खून खांसते हुए पीछे की ओर उड़ गया, जबकि चेन तियानहू भी कुछ कदम पीछे हट गया। जमीन पर गिरते हुए चेन हाओहाई अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे पता था कि वह अभी अभी हार गया है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। ये प्रतियोगिता चेन तियानहू ने जीत ली थी, लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया था। चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, हालांकि तुमने लड़ाई जीत ली है, लेकिन तुम ये युद्ध हार जाओगे। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में छठे स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र का मार्शल अभ्यासी भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। हंसते हुए उसने बहुत सारा खून भी खांसा, क्योंकि ये देखा जा सकता था कि उसे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। तुम भी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर हो? चेन तियानहू ने एक हाथ से अपना पेट ढंकते हुए पूछा। उसने सोचा भी नहीं था कि चेन हाओहाई अचानक नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर कदम रख देगा। क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो? चेन हाओहाई ने व्यंग्य किया। चेन हाओहाई और चेन तियानहू दोनों ही असल में 8वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल अभ्यासी थे, और ये देखकर सभी हैरान रह गए। सभी देख सकते थे कि चेन हाओहाई ने चेन तियानहू को गंभीर रूप से घायल करने में जरा भी संकोच नहीं किया। चेन तियानहू के पास अभी भी एक और लड़ाई बाकी थी और उसका प्रतिद्वंद्वी चेन हाओहाई का छोटा भाई था। चेन जियांग तेजी से आगे बढ़ा और लगभग गिरने की कगार पर पहुंचे चेन तियानहू को सहारा देते हुए बोला, पिताजी कैसे हैं? पूछते हुए चेन जियांग ने चेन तियानहू के पेट पर हाथ रखा और उसके पिता के शरीर में शुद्ध वुड ट्रू क्यूई उंडेल दी। अपने शरीर के अंदर उमड़ते वुड ट्रू क्यूई को महसूस करते हुए चेन तियानहू सिहर उठा। हैरान भाव से चेन जियांग को देखा, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। संपादक का नोट, अब से हम लकड़ी से संबंधित या बिजली से संबंधित ट्रू क्यूई के स्थान पर केवल लकड़ी से संबंधित ट्रू क्यूई या बिजली से संबंधित ट्रू क्यूई का उपयोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा है और इनका अर्थ समान है। मुझे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें आईं। चेन हाओहाई ने मुझे गंभीर रूप से घायल करने में संकोच नहीं किया, इसलिए अपनी सच्ची क्यूई को बर्बाद मत करो। चेन तियानहू अपने दिल में उत्साहित था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके बेटे की सच्ची क्यूई काफी जोरदार थी और इसकी ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। चेन तियानहू की बात सुनकर चेन जियांग का दिल भारी हो गया। अगर उसके पिता युद्ध हार गए तो स्थिति बहुत निराशाजनक हो जाएगी। दूसरी लड़ाई शुरू करो, बेवजह समय बर्बाद मत करो। चेन हाओहाई ने कमजोर आवाज और पीले चेहरे के साथ कहा, लेकिन वह अंदर से बहुत उत्साहित था। वह अपने भाई द्वारा चेन तियानहू को हराने का दृश्य पहले ही देख चुका था। चेन जियांग ने चेन हाओहाई को गौर से देखते हुए अपनी आंखों में एक तेज आभा चमकाते हुए कहा, मैं लड़ूंगा। चेन जियांग अप्रत्याशित रूप से अपने पिता की जगह लड़ना चाहता था और इससे सभी हैरान रह गए। वे जानते थे कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक शिराएं नहीं थीं और इसलिए वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। हालांकि वह अभी भी सच्ची ज्वालाएं छोड़ सकता था और उन पर पहले से ही गहरा नियंत्रण रखता था, लेकिन वह इतने कम समय में सच्ची ची को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था। चेन जियांग का सामना भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक ऐसा अभ्यासी था जिसके पास नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर की शक्ति थी। ज्यादातर लोगों को यही लगा कि अपने पिता को कुलपति बनाने के लिए चेन जियांग ने एक मूर्खतापूर्ण फैसला लिया है। चेन तियानहू भी चेन जियांग से बहुत हैरान था, लेकिन जब उसने चेन जियांग की आत्मविश्वास भरी निगाहें देखी तो उसकी चिंताएं गायब हो गईं। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल हो चुका था, इसलिए अगर वह अपनी इस हालत में लड़ता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा, और यह भी नहीं कि उसकी चोटें और भी गंभीर हो जाएंगी। एक किशोर तिरस्कार भरी हंसी के साथ आगे आया, तुम्हारे पास आध्यात्मिक शिरा नहीं है और तुम कुलपति पद के लिए विवाद में उतरना चाहते हो। कुछ निम्न स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करके तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति है। मैं अकेला तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। इसके अलावा मैं हाल ही में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुका हूँ। ये किशोर चेन जेन हुआ था और स्पिरिट डैन हॉल में चेन जियांग के साथ उसका कुछ झगड़ा था और वह चेन हाओहाई का बेटा था। इस उम्र में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने से वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली बन गया और इस प्रकार उसके अहंकार को उचित ठहराया। चेन जेन हुआ, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जीत गया तो क्या होगा? चेन जियांग ने सुस्त स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, किसी गुस्से वाले व्यक्ति की तरह नहीं।